और उसके बाद फिर मैं उसमें आगे मूव करूंगा। ठीक है, कर सकते हैं स्टार्ट? ठीक है बेटा, चलिए करते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का पार्ट 3 है, उसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने आपको जब प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक बेसिक सी बात बताई थी। मैंने कहा था कि सेल जो होता है बहुत छोटी चीज होती है, उसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो बैक्टीरिया का सेल भी माइक्रोस्कोप से दिख जाता है। माइक्रोस्कोप से देखने के लिए माइक्रोमीटर साइज ठीक है, नैनोमीटर की चीज माइक्रोस्कोप से नहीं दिखती। उसके लिए एक स्पेशल टाइप का माइक्रोस्कोप चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो साइज को देख, साइज जो होता है हमारे पास किसी भी सेल का, हमारे पास 3-4 साइज हम लोग लिखते हैं। एक हम लिखते हैं मिलीमीटर, जो यूकैरियोटिक सेल का साइज होता है। माइक्रोमीटर में आपका बैक्टीरिया का सेल होता है, और वायरस वगैरह नैनोमीटर में होते हैं। और एक और यूनिट होती है जिसे एंगस्ट्रॉन कहते हैं। तो 4 यूनिट मैंने साइज को लेकर आपको बताई थी, याद है आपको? हां सर, याद आ रहा है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि सबसे छोटा बैक्टीरिया का सेल माइकोप्लाज्मा है, और उसके अंदर आता है पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। फुल फॉर्म क्या है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। आ रहा समझ? ये पीपीएलओ क्या है बेटा? एक खास तरह का बैक्टीरिया होता है जो एनिमल्स के लंग्स में मतलब इंफेक्शन करता था। तो वो पीपीएलओ का जो आकार है वो कितना है मेरे पास? 0.1 माइक्रोमीटर। कितना है? 0.1 माइक्रोमीटर। वो सबसे छोटा आपका लिविंग सेल है। उसके बाद उससे छोटी अगर कोई चीज है तो वो फिर ऑर्गेनल्स होती हैं जो सेल के अंदर होती है। तो साइज मैंने आपको बता दिया था, ठीक है? साइज की यूनिट्स बताई थी। और साइज हम किसका सबसे छोटा होता है बैक्टीरिया में? पीपीएलओ का, है ना? यूकैरियोटिक सेल मिलीमीटर में होते हैं, और बैक्टीरिया किस में होता है? माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 मीटर में उसकी यूनिट्स होती हैं। कोई डाउट है? सोचो। सही है? यहां तक चल सकते हैं आगे? चलिए आगे जाते हैं। अब इसके बाद हमने आपको एक बैक्टीरिया सेल का स्ट्रक्चर दिखाया था। इसमें टोटल मैंने 12 चीजें ड्रॉ करी थी। मेरे साथ रिपीट करो कि क्या आपको नाम याद है। सबसे पहले मैंने सबसे बाहर क्या बताया था? रिपीट करना। ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरे नंबर पे सेल वॉल। तीसरे नंबर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीनों को मिला के सेल एनवलप। याद आया? हां सर, इन तीनों के बारे में आपने सर पढ़ा दिया था। फिर उसके बाद क्या है? सेल के सरफेस पे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सरफेस स्ट्रक्चर। तो ये जो बैक्टीरिया सेल है, इसके सरफेस पे मुझे क्या क्या मिलता है? एक बड़ा सा धागे जैसा स्ट्रक्चर मिलता है, फ्लैजिला। ठीक है। उसके बाद मैंने बताए थे आपको थोड़े छोटे होते हैं फिम्ब्रियाई, उससे हल्के बड़े होते हैं पिलाई। सबसे बड़ा फ्लैजिलाई होता है। ये तीनों स्ट्रक्चर कहां मिलते हैं? सेल के सरफेस पे। क्या हो गया? सरफेस स्ट्रक्चर। तो 6 हो गए। पहला ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा सेल वॉल, तीसरा सेल मेम्ब्रेन। साथ के साथ कर रहे हो? सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी से फास्ट। अगला बताओ सोच के। उसके बाद फ्लैजिला, पीलाई, फिम्ब्रियाई। 6 हो गए। अब हम अंदर चले गए। जब हम सेल के अंदर गए तो मुझे लगा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड है, इसे हम मीजोजोम कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे डिटेल में। फिर उसके बाद मेरे पास एक स्ट्रक्चर है जिसपे पिगमेंट लगा होता है, ये भी मेम्ब्रेन से बनता है, उसे क्रोमैटोफोर कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमैटोफोर कहते हैं। ठीक है। क्रोमा का मतलब होता है कलर, फोर का मतलब लगा होना। तो कलर लगा होना, कलर क्या चीज होगी? पिगमेंट होगी। तो क्रोमैटोफोर। उसके अलावा बैक्टीरिया का डीएनए होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? क्या नाम देंगे बताओ? न्यूक्लियोइड। बैक्टीरिया के डीएनए को हम क्या नाम देंगे? न्यूक्लियोइड। और उसके बाद क्या आ जाता है? प्लाज्मिड आ जाता है। और प्लाज्मिड के बाद हमारे पास इंक्लूजन बॉडीज आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? इंक्लूजन बॉडीज आ जाएंगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो टोटल हमने ऐसे 12 स्ट्रक्चर, राइबोसोम भी है, 12 स्ट्रक्चर टोटल आपको बताए थे। उसमें से 6 मैंने अभी तक पढ़ा दिए। कौन कौन से? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद फ्लैजिला, फिम्ब्रियाई, पिलाई। ठीक है। सबसे बाहर क्या है मेरे पास? ग्लाइकोकैलिक्स। याद करो, ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना है?
एक कार्बोहाइड्रेट का बना है। आप में से कुछ बच्चों की डिमांड भी है कि सर कार्बोहाइड्रेट पे कुछ हमें डिटेल लेक्चर छोटा सा दे दीजिए, हमें उसको समझने में थोड़ी दिक्कत है। तो बिल्कुल दिया जाएगा, ठीक है। हो सकता है इस सैटरडे को आपको एक्स्ट्रा दिया जाए, ठीक है। हाँ, लास्ट सैटरडे मैंने इसने नहीं ले पाया था बेटा, उस दिन कुछ थोड़ा हेक्टिक थी चीजें, ठीक है। हाँ, अब आ जाओ जरा। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? सबसे बाहर वाली लेयर है। वो दो तरह की है, एक होती है पतली सी चिपचिपी सी, उसे कहते हैं स्लाइम लेयर, एक तरह के बैक्टीरिया में। दूसरे तरह के में थोड़ी हार्ड होती है, उसे कैप्सूल कहते हैं। कोई डाउट है? नहीं सर, ठीक है। तो स्लाइम लेयर कहीं ना कहीं चीजों को अटैचमेंट में हेल्प करती है, फिम्ब्रियाई जैसे नहीं, वैसे सिंपल अटैचमेंट में। और कैप्सूल जो है वो थोड़ी सी थिक और टफ होती है, थिक और टफ होती है, सही है। अच्छा, दोनों किसके बने हैं? म्यूकोपॉलीसेक्राइड। फिर आ जाते हैं हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम सेल वॉल कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल क्या होता है? एक रिजिड, एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है। वो सेल को एक शेप देता है। आप खुद बताओ, मैं आपसे कहूं कि आपकी बॉडी में शेप कौन दे रहा है? आप कहोगे बोन्स। तो बोन्स हमारी बॉडी में अंदर है ना, हमें शेप दे रहे हैं। ऐसे किसी चीज को शेप देने के लिए चीजें या तो अंदर होती हैं या बाहर होती हैं, है ना। क्या होती है? बाहर होती है। तो बाहर अगर शेप देनी है तो बाहर शेप कौन देगा? सेल वॉल देता है। तो सेल के बाहर एक हार्ड स्ट्रक्चर है। उस हार्ड स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया? उस हार्ड स्ट्रक्चर को बेटा हमने क्या नाम दे दिया? सेल वॉल का नाम दे दिया। दिस इज सेल वॉल। सही है, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है, सेल वॉल। अब हमने ये देखा कि ये जो सेल वॉल है इसकी अपनी एक सेकंड देना बेटा, ठीक है। सेल वॉल है हमारे पास। तो जो सेल वॉल है, ध्यान दें बेटा, सेल वॉल जो है हमारे पास एक हार्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्लियर है, हार्ड स्ट्रक्चर है। सेल वॉल अपना एक शेप मेंटेन रखता है। अब होता क्या है कि अगर सेल में पानी भर जाए, देखो, अगर सेल में बाहर से पानी जाए तो सेल वॉल क्या करता है? उसको फटने से बचाता है। किसी भी सेल में पानी अंदर जाने को या बाहर जाने को, पानी की मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। पानी अगर अंदर आया तो एंड ऑस्मोसिस, अंदर मतलब एंड, बाहर गया एक्स, ई एक्स, एक्स का मतलब एग्जिट होता है ना, एक्स ऑस्मोसिस। तो यहां पर सिंपल मैंने आपको बोला कि यदि पानी सेल के अंदर जाएगा तो सेल फूल जाता है। सेल क्या होता है? फूल जाता है। अब वो सेल फट ना जाए, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? वो सेल फट ना जाए, फटने से बचाने के लिए कौन प्रेजेंट होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब सवाल यह है कि सेल वॉल कहां कहां मिलता है? सेल वॉल बैक्टीरिया के सेल में मिलता है, प्लांट सेल में मिलता है, फंजाई के सेल में मिलता है। लेकिन सेल वॉल का स्ट्रक्चर तीनों में अलग अलग होता है। बैक्टीरिया में वो किस केमिकल का बना है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। फंजाई में किसका बना है? काइटिन। और प्लांट में किसका बना है? सेलुलोज का। जैसे मैंने आपको पढ़ा है ना, ये मार्कर है, ये भाई प्लास्टिक का भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है ये ग्लास का बना हो। ऐसे ही सेल वॉल तीन अलग अलग चीजों की बनी हुई है। पर आपको बैक्टीरिया के ध्यान रखना है, बैक्टीरिया की सेल वॉल क्या है? हार्ड है, रिजिड है, ऑस्मोटिक बर्स्टिंग से बचाती है। मतलब ऑस्मोसिस से जो पानी आया उसकी वजह से उसको फटने से बचाती है सेल को। क्या आ रहा है मेरी बात समझ में? हां सर, आ रहा है। अब क्या है बेटा, ये लिखना नहीं है अभी आपने कुछ, आप सब कुछ लिख चुके हो, आप सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं ताकि मैं आगे की चीजें जोड़ सकूं। अब सेल के अंदर पानी गया, सेल को फटने से बचाने वाले को हम क्या बोल रहे हैं? वो सेल वॉल है जो उसको फटने से बचाती है। इतनी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अगला मेरा पॉइंट सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से पॉइंट सुनो सारे। सेल वॉल जो है बेटा बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। पेप्टाइडोग्लाइकन, इसमें दो शब्द हैं। एक है पेप्टाइड। पेप्टाइड क्या होता है? अमीनो एसिड की चेन। ग्लाइकन का मतलब है मॉडिफाइड शुगर की चेन। तो मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर भी बताया था कि भाई ये जो सेल वॉल है ना, ये किसकी बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। तो पेप्टाइडोग्लाइकन जो है ना बेटा हमारे पास, पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो किसका बना हुआ है? दो शुगर का बना हुआ है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पेप्टाइडोग्लाइकन को हमारे टीयर्स में लाइसोजाइम नाम के एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होता है? चीजों को डाइजेस्ट कर सकता है। तो लाइसोजाइम नाम के एंजाइम हमारे टीयर्स में होते हैं जो पेप्टाइडोग्लाइकन को डाइजेस्ट कर सकते हैं, जिससे हमारी आईज के अंदर बैक्टीरिया का इंफेक्शन नहीं होता। कोई डाउट है? नहीं सर, ठीक है। सर आप पेप्टाइडोग्लाइकन के बारे में कुछ बोल रहे थे, तो हमने आपको बताया कि नेग और नेम नाम की दो क्या होती हैं? शुगर होती हैं, ठीक है, याद रखो।
शुगर एक चेन बनाती है जिसे ग्लाइकन कहते हैं। तो दिस इज ग्लाइकन, और उसके साथ ये अमीनो एसिड की चेन लगी है ये वाली, और ये आपस में अमीनो एसिड की चेन से क्रॉस लिंकिंग बनाती हैं। तो मैंने आपको ये समझाया कि ये वाला है ग्लाइकन, और ये जो क्रॉस ये वाले हैं ये अमीनो एसिड के चेन, ये पेप्टाइड है और ये भी पेप्टाइड है। तो दोनों को मिला के पेप्टाइडोग्लाइकन बोला। मैंने कहा था कि पेप्टाइडोग्लाइकन को डाइजेस्ट कौन करेगा? सर लाइसोसोम, लाइसोजाइम। और इनको बनने कौन नहीं देगा? पेनिसिलिन। याद आ गए यहां तक? हाँ सर, ये चीज याद आ गई। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं। बेटा रिवीजन इसलिए जरूरी है, आप भूलो नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको साथ के साथ याद कराता हुआ लेके चलूंगा मैं। फिर मैंने आपको कहा था कि भाई बैक्टीरिया जो होते हैं ना, हम उन्हें दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। बैक्टीरिया, जो भी हमारे पास बैक्टीरिया हैं, वो उनको हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक जो स्टेन को रिटेन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव। देखो स्टेन क्या होता है, मैंने आपको बताया था। स्टेन का मतलब होता है कि किसी चीज को माइक्रोस्कोप से देखने के लिए उस पर कलर किया जाता है, उसे हम क्या बोल देते हैं? स्टेन बोल देते हैं। तो दो तरह के बैक्टीरिया हैं, एक जिनके अंदर आप स्टेन डालो और स्टेन रह जाए, निकले नहीं, ग्राम पॉजिटिव। दूसरा जिसमें से स्टेन निकल जाए, उसे आप क्या बोलोगे? ग्राम नेगेटिव। ये तकनीक, ये टेक्निक किसने डेवलप करी थी? क्रिश्चियन ग्राम ने। तो ग्राम स्टेनिंग क्या है? एक तरीका है दो बैक्टीरिया में अंतर करने का। ठीक है, डिटेल बेटा मैंने पढ़ाई है आपको, लेकिन आपको बहुत डिटेल नहीं पढ़नी। मैंने आपको पूरा ग्राम स्टेनिंग समझाई थी कि भाई ये देखो बैक्टीरिया है, हमने स्टेन डाला, सबने स्टेन लिया, फिर हमने स्टेन वापसी निकाला, कुछ में से निकल गया, कुछ में से नहीं निकला। तो इसे हमने क्या बोला था? ग्राम स्टेनिंग बोला था। याद आ रहा है? बिल्कुल सर आ रहा है। उसके बाद हमने आपको कुछ उदाहरण बताए थे कि भाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा, ई कोलाई और साइनोबैक्टीरिया आएंगे, है ना। साइनोबैक्टीरिया बेटा एक ग्रुप होता है जिसमें नोस्टोक, एनाबीना नाम के बैक्टीरिया आते हैं। और ग्राम पॉजिटिव में लैक्टोबैसिलस और क्लॉस्ट्रीडियम। ये क्लॉस्ट्रीडियम एक बैक्टीरिया जो फूड पॉइजनिंग करता है। कभी आपको पता है ना कि बेटा बहुत सारे फूड होते हैं, खाने के आइटम होते हैं जो कैन फूड होते हैं। कैन फूड पता है? जिनको पैक करके 6-6 महीने रखना पड़ता है। ठीक है, उसमें ये फूड पॉइजनिंग करता है बैक्टीरिया। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद मैंने कुछ फीचर्स बताए थे। मैंने बोला था पिलाई एंड पोरिन्स। पिलाई और पोरिन्स कहां होंगे? कहां होंगे? ग्राम नेगेटिव में। आ रहा समझ? ग्राम नेगेटिव में। और हमने ग्राम पॉजिटिव में पिलाई और पोरिन्स एब्सेंट किए थे। तो अभी तक क्लियर है? व्हाट इज सेल ग्लाइकोकैलिक्स, व्हाट इज सेल वॉल। अब मैं बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। मैंने आपको कहा था कि सेल मेम्ब्रेन जो है ना बेटा, वो आउटर और इनर एनवायरनमेंट को, ध्यान दो, अलग करती है। तो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? किस चीज की बनी है सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन बनी है लिपिड की। लिपिड क्या होता है बेटा? लिपिड कोई भी ऐसी चीज जो पानी में घुलती नहीं है, जैसे मोम। मोम एक लिपिड है ना। वैक्स जो मोम है एक लिपिड है। ठीक है, ऐसे ऑयल एक लिपिड है। तो हम ये कह रहे हैं बेटा सेल मेम्ब्रेन एक खास तरह के लिपिड की बनती है जिसे हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। फॉस्फोलिपिड जो होता है उसमें क्या होता है? लिपिड के साथ फॉस्फेट जुड़ा होता है यहां पर, इसे फॉस्फोलिपिड कहते हैं। उसके अलावा दो चेन लंबी फैटी एसिड की होती हैं और साथ में क्या जुड़ा है? फॉस्फेट। एक सेकंड देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो हम यहां पर बात कर रहे हैं बेटा फॉस्फोलिपिड की। तो फॉस्फोलिपिड क्या होता है? ये दो चेन लिपिड की हैं और यहां पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। कोई डाउट है यहां पर? बताओ। नहीं। तो फॉस्फोलिपिड क्या होता है बेटा? एक तरह का ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें दो ये जो चेन है जिन्हें हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड कह रहे हैं, और देख लो ये दो चेन हाइड्रोफोबिक है और ये वाटर लविंग है, इसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं। ये दोनों हाइड्रोफोबिक है। हां सर ठीक है, आगे आ जाओ। तो ये मेरे पास एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है। किसी भी फॉस्फोलिपिड में ये हाइड्रोफिलिक होता है और दो चेन हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलिंग होती हैं। और जब मैं इनको अरेंज करता हूं तो लिपिड की एक बाइलेयर बनती है। बाइलेयर समझ में आती है? दोनों लिपिड जो होता है एक डबल लेयर की फॉर्म में अरेंज होता है। तो मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन किसका बना है? फॉस्फोलिपिड का बना है। फॉस्फोलिपिड क्या है? एक प्रकार का लिपिड है जिसमें वाटर लविंग और वाटर रिपेलिंग एंड्स दोनों होते हैं। क्या ये ठीक है? हां सर ठीक है। अब ये जो लिपिड मैंने लगा दिया, ध्यान दो बेटा,
इन लिपिड को कैसे लगाया है? बाई लेयर की फॉर्म में, डबल लेयर की फॉर्म में, ऐसे, है ना, इस तरीके से, जिसमें अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक आ गया और बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक आ गया। उसके अलावा इसके बीच में कहीं कहीं प्रोटीन के चैनल्स होते हैं, है ना, ये प्रोटीन के चैनल्स होते हैं चीजों को अंदर बाहर मूव कराने के लिए। तो आपको क्लियर हो गया कि नहीं? आपको यह समझ में आ गया? सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स कार्बोहाइड्रेट की म्यूकोपॉलीसेकेराइड, सेल वॉल पेप्टाइड प्लस कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकन इज कार्बोहाइड्रेट, एंड देन लिपिड की लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और लिपिड कौन सा? फॉस्फोलिपिड। उसको कैसे लगा है? बाई लेयर की फॉर्म में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक स्ट्रक्चर होता है जो बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल का मैच करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक स्ट्रक्चर होता है जो बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल, है ना, यूकैरियोटिक सेल जैसे हमारा सेल हो गया, बाहर प्लांट है वो भी सेल यूकैरियोट्स होते हैं, उनके अंदर मैच करता है। मैच मतलब सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन आता है नीट में। ठीक है बेटा, चलो आगे जाएंगे। अब इसके बाद हमने आपको यहां पर बात करनी है किसकी? फ्लैजिला की। फ्लैजिला मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था सारे सेल नहीं, कुछ सेल ऐसे होते हैं जिन पे एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है ऐसे, जिसकी वजह से सेल चलता है। तो सेल के बाहर सरफेस पर एक स्ट्रक्चर होता है धागे जैसा, जिसकी वजह से सेल पानी में मूव करता है। उस स्ट्रक्चर को फ्लैजिला कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं ये फ्लैजिला है, तो आपसे पूछा जाएगा फ्लैजिला किसका बना है? प्रोटीन का बना है। कौन सी प्रोटीन? फ्लैजिलिन। इसके कितने पार्ट हैं? 3। बेसल बॉडी जो अंदर अटैच होती है यहां पर, ठीक है, बेसल बॉडी, फिर हुक और फिलामेंट। तो जिन सेल्स में फ्लैजिला होता है, इस सेल में अगर फ्लैजिला है तो इसे कहेंगे मोटाइल, और अगर फ्लैजिला नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन मोटाइल। तो क्या सारे बैक्टीरिया सेल में फ्लैजिला होता है? नहीं, सारे बैक्टीरिया सेल में फ्लैजिला नहीं होता। यह चीज समझ में आ रही है? फिर हम बात करेंगे फ्लैजिला के स्ट्रक्चर की। उसके 3 पार्ट हैं, बेसल बॉडी, एक हुक है और एक फिलामेंट है। सबसे बड़ा पार्ट फिलामेंट होता है। अच्छा, हमसे कई बार यह सवाल आपको दिमाग में आएगा कि क्या सिर्फ बैक्टीरिया में ही होता है? नहीं बेटा, यूकैरियोट में भी होता है। जैसे ह्यूमन के स्पर्म में भी फ्लैजिला है, ह्यूमन तो यूकैरियोट है। तो ह्यूमन का फ्लैजिला या प्लांट जो आपके आसपास प्लांट है, या सॉरी मैं कह रहा हूं पानी के अंदर एल्गी होती है, वो यूकैरियोट होती है, उसमें भी फ्लैजिला है। तो उसके फ्लैजिला में और बैक्टीरिया के फ्लैजिला में अंतर क्या है? ये भी सोचो भाई। इसमें 3 पार्ट होते हैं, उसमें 2 ही पार्ट होते हैं। ये बनता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का, वो एक अलग प्रोटीन का बनता है जिसे ट्यूबुलिन कहते हैं। याद हो जाएगा। और हमने हमेशा ये बोला है कि फ्लैजिला होने के लिए कोई वर्ड यूज करते हैं, हां, ट्राइकस। क्या वर्ड यूज करते हैं? ट्राइकस। फ्लैजिला होने को कहते हैं ट्राइकस। अगर फ्लैजिला नहीं है, देख रहे हो, फ्लैजिला होने को कहते हैं ट्राइकस। अगर फ्लैजिला नहीं है तो ए ट्राइकस। ए ट्राइकस मतलब फ्लैजिला नहीं है। सिंगल फ्लैजिला मोनोट्राइकस। दोनों तरफ फ्लैजिला, यहां और यहां एम्फीबियन आता ना, एम्फीट्राइकस। चारों तरफ पेरीट्राइकस, चारों तरफ पेरीट्राइकस। क्लियर है? ठीक है। और सिफेलो का मतलब हेड की तरफ, दैट इज सिफेलो, एक तरफ, है ना। लोफो मतलब दोनों तरफ। ये तो ये कुछ टर्म है सर, ये करनी है क्या बेटा? देख, नीट में नहीं आएगी, पर एनसीईआरटी में एक लाइन है कि फ्लैजिला का नंबर और अरेंजमेंट वेरी करता है, इसलिए ये बताया। ठीक है। अब देखो, सरफेस पे सेल के 3 स्ट्रक्चर थे। पहला फ्लैजिला था, दूसरा पिलाई और तीसरा फिम्ब्रियाई। हमारे पास, मैंने आपको कहा था पिलाई आगे बताऊंगा, आऊंगा मैं उस पर पिलाई की जो शेप होती है वो ऐसी ट्यूब जैसी, देख रहे हो, ये ट्यूब जैसी होती है। फिम्ब्रियाई कैसी होती है? धागे जैसी होती है। ठीक है। इसे कहते हैं ब्रिशल, जो ब्रश करने वाले ब्रिशल्स होते हैं ना, उनके जैसा है ये, है ना। ये अटैचमेंट के लिए काम आता है। किस पे? पत्थर पे, किसी होस्ट पे। होस्ट क्या होता है? मान लो बैक्टीरिया किसी को अटैक कर रहा है, किसी प्लांट को अटैक कर रहा है, तो उसे होस्ट कहेंगे। तो होस्ट पे, पत्थर पे अटैचमेंट में काम आता है। और ये किस में काम आता है आगे हम देखेंगे, इसका रोल अलग से देखेंगे। ठीक है। पर पिलाई थोड़ी बड़ी होती है, ये छोटी होती है। ये ज्यादा नंबर में है फिम्ब्रियाई, ये कम नंबर में है। फ्लैजिला, पिलाई, फिम्ब्रियाई, तीनों को हम एक नाम देते हैं सरफेस स्ट्रक्चर। क्या नाम देते हैं? सरफेस स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। अगर आपको यह बात समझ में आ गई है तो अब यहां से हम आगे जाएंगे।
अब यहां पर मैंने पिलाई का रोल नहीं बताया, ठीक है। अब बताओ, मैंने 6 स्ट्रक्चर पढ़ा दिए, हाँ। कितने बचे हैं बैक्टीरिया में? 6 और बचे हैं। अब मैं बैक्टीरिया सेल के अंदर आ रहा हूं। जब मैं बैक्टीरिया सेल के अंदर आ रहा हूं तो मुझे कौन सा स्ट्रक्चर मिल रहा है? अब देखो, आपको क्या करना है, लेक्चर को 2 से 4 मिनट पॉज करना है, आंख बंद करनी है और 6 के 6 स्ट्रक्चर के रोल के बारे में सोचना है। क्या आप उसको समझ पा रहे हो? रोल के बारे में सोचो और अपनी एनसीईआरटी में से वो 6 के 6 स्ट्रक्चर की जो भी डिटेल दे रखी है रीड करो। 3 से 4 मिनट बस। सर मैं आंख बंद करूंगा तो सो जाऊंगा, बेटा पिटाई हो सकती है इस बात पे, समझ इस बात को, है ना। तुझे लेक्चर, और बहुत सारे बच्चे नहीं करेंगे पॉज, मुझे पता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि टीचर की बात नहीं मानना चाहिए। पर ये तरीके बता रहा हूं आपको याद करने के। जब भी आप कोई बड़ा टॉपिक पढ़ते हैं, पढ़कर 2 मिनट खुद को रोक कर याद करने की कोशिश करो कि मुझे ऐसे याद हो रहा है, ठीक है। अब आओ मीजोजोम की बात करते हैं, ठीक है, आ जाओ। ये ग्लाइकोकैलिक्स था, हां सर। ये सेल वॉल था, हां सर। और ये आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। कहीं कहीं पर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हो जाती है, इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। ये देखो ऐसे फोल्ड हो गई, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हुई है। देखो यहां फोल्डिंग 2 तरीके की हो सकती है। एक देखो सेल के अंदर की तरफ हो गई, दूसरा ये बाहर की तरफ हो गई, है ना। इधर भी तो हो सकती थी इस साइड, पर ये अंदर की तरफ यहां फोल्ड हुई है, अंदर की तरफ। तो मीजोजोम क्या होते हैं? सबसे पहला शब्द मैं लिखूंगा इनफोल्डिंग, अंदर की तरफ, इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपने आज तक इनका नाम ही नहीं सुना था कभी, आपको 9th में तो नाम सुनने को नहीं मिला था। मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं, चीजें रिलेट होंगी। बेटा जब आप यूकैरियोटिक सेल पढ़ोगे तो उसमें आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, बहुत सारी ऑर्गेनल्स होती हैं जो मेम्ब्रेन की बनी हुई है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था कि बहुत सारी ऑर्गेनल्स क्या है, सिर्फ मेम्ब्रेन है जिसके अंदर अलग रिएक्शन चल रहे हैं। ऐसे ही यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारी ऑर्गेनल्स हैं जो मेम्ब्रेन की बनी हुई हैं, पर प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक स्ट्रक्चर है। जैसे अगर मैं कहूं कि ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है यही तो है, और तो कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है। तो होता क्या है कि मेम्ब्रेन से रिलेटेड काम, जो काम मान लो माइटोकॉन्ड्रिया, अगर आप देखो इधर, इधर देखो बेटा, देखो ध्यान से, मान लो आपके पास, आपने कभी माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में उसकी इनर मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड होके एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती थी ताकि ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन कर सके। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल होती है, उसकी जो इनर मेम्ब्रेन है ऐसे फोल्ड करके कुछ स्ट्रक्चर बनाती थी ताकि कुछ रिएक्शंस करा सके एटीपी बनाने को लेके। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि बैक्टीरिया के अंदर कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो किसी को तो उसका काम करना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि मान लो एक तो घर है जिसमें किचन अलग है ना, ड्राइंग रूम अलग है, बाथरूम अलग है, सब कुछ अलग अलग है। एक ऐसा है जिसमें सिर्फ एक ही रूम है, तो भाई उसमें किचन के लिए आपको एक टेबल यूज करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आपने कोई पार्ट उस रूम का ही यूज कर लिया जो वो काम कर सके किचन का। ऐसे ही मैं आपको ये समझा रहा हूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, और जो यूकैरियोटिक सेल में कुछ ऐसे फंक्शंस थे जो माइटोकॉन्ड्रिया को करने पड़ रहे थे, ये फोल्ड होकर वो काम करती है। तो ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है, ये जो फोल्डिंग है, इसको हमने क्या नाम दिया है? मीजोजोम नाम दिया है। तो मीजोजोम क्या है, सबसे पहले आपको यह समझ में आना पड़ेगा। मीजोजोम क्या है? इन फोल्डिंग, अंदर की तरफ फोल्डिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। यह समझ में आया? ये मीजोजोम है, ठीक है। अब ये किस किस शेप में फोल्ड होते हैं? देखो, एक शेप होती है ये ऐसे वाली, जिसको वेसिकल कहते हैं। देखो ऐसी, दिस इज वेसिकल। एक हो सकती है ये ऐसी, इसको ट्यूब्यूल कह सकते हैं, और एक हो सकती है ऐसी, इसको लैमेली कह सकते हैं। तो ये हो गई इसकी शेप वेसिकल, ये हो गई मान लो ट्यूब्यूल, और ये हो गई लैमेली। आपको फर्क दिख रहा है इसमें क्या है? तीनों में क्या फर्क है सोचो। सरफेस एरिया, इसमें ज्यादा सरफेस एरिया, इसमें कम है, ठीक है। इसमें ज्यादा फोल्डिंग है, इसमें कम है।
तो अगर आपसे पूछे कि भाई मीजोजोम की शेप कौन सी होती है, तो वो शेप बनाते हैं कौन कौन सी? वेसिकल बनाते हैं, ट्यूब्यूल बनाते हैं, और क्या बनाते हैं? लैमेली बनाते हैं। अब आओ इसके रोल पर, और रोल को करने से पहले सबसे पहले ये याद करो कि मीजोजोम वो काम करेगा जो यूकैरियोटिक सेल में कुछ ऑर्गेनल्स कर रही थी। फॉर एग्जांपल मीजोजोम पर कुछ ऐसे एंजाइम लगे रहते हैं जो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में था। जैसे कई बार क्या होता है, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। पेन, ये पेन है, इससे लिखते हैं, ठीक है। मान लो मैं एक पेंसिल ले लूं, उससे भी लिखते हैं, दोनों लिखने के काम आ रहे हैं। इसे कहते हैं एनालॉगस, फंक्शन सेम है। क्या सेम है? फंक्शन सेम है, पर पेंसिल बनी है लकड़ी की और ये प्लास्टिक का बना हुआ है। समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, पर अगर फंक्शन सेम हो उसे कहते हैं एनालॉगस। तो अगर आपसे कोई पूछे एक ऐसा स्ट्रक्चर बताओ प्रोकैरियोटिक सेल में विच इज एनालॉगस, एनालॉगस मतलब जिसका काम सिमिलर हो माइटोकॉन्ड्रिया से, तो क्या नाम लिखोगे? मीजोजोम। तो यदि मैं आपसे कहूं कि मीजोजोम का रोल बताओ, तो सबसे पहला रोल क्या है बेटा? सबसे पहला रोल है रेस्पिरेशन, क्योंकि कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम लगे रहते हैं। सम रेस्पिरेटरी एंजाइम, कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम अटैच है, अटैच ऑन मीजोजोम। यहां तक समझ में आई? अब जरा अगला सुनना। मैं यहां पे 2 और 3 और 4 कुछ रोल लिख रहा हूं, आपको मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक, सेल वॉल फॉर्मेशन। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन। ध्यान से समझना, मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूं। और एक मैं लिख रहा हूं सिक्रीशन। तो ये कुछ रोल है मीजोजोम के। रेस्पिरेशन मैंने बता दिया, मैंने बताया कि जो काम माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में वो काम कौन करता है? मीजोजोम। कई बार कुछ सेल्स में मीजोजोम बहुत अच्छे डेवलप नहीं होते। मीजोजोम बहुत अच्छे वहां डेवलप होंगे जो सेल्स को रेस्पिरेशन ज्यादा करनी है, और मीजोजोम की ये मेरे पास क्या हो गई? शेप्स हो गई। अब मुझे ये 3 रोल आपको एक्सप्लेन करने नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ व्हाट इज मीजोजोम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ फोल्डिंग, उसे मीजोजोम कहते हैं। आ जाओ, अब जरा एक बार इसको समझने की कोशिश करेंगे। मीजोजोम को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि ये बाकी के रोल जो मैंने लिखे हैं ना बेटा, कौन कौन से? सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, इनका क्या है? सर लिखना है क्या? लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो। अगर चाहो तो पॉज करके 1 सेकंड में लिख सकते हो इसको जल्दी से, ठीक है। हां, लिख लिया सर हमने। चलो आगे की बात सुनो, ध्यान से सुनना। ये देखो, ध्यान से सुने। आपके पास ये एक सेल है, ध्यान से देखना बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन है ऐसे, ठीक है। इसके बाहर ये सेल वॉल है। देखो सेल कैसे डिवाइड करता है, ठीक है। यहां पर हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ फोल्डिंग है, इसे मीजोजोम कह रहे हैं। ये क्या है बेटा? दिस इज सेल वॉल। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अब आपको यह पता होना चाहिए कि मेरे पास ये एक धागे जैसा स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इसको मैं डीएनए कह रहा हूं, न्यूक्लियोइड है। ये क्या है? बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड क्या होता है? एक तरह का डीएनए होता है। अब जरा ऐसे समझो, मुझे क्या करना है, मुझे यह समझ में आएगा कि ये जो न्यूक्लियोइड होता है ये इस मीजोजोम से अटैच रहता है। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है? मीजोजोम से ये न्यूक्लियोइड ऐसे अटैच है। तो अगर मुझे इस सेल को डिवाइड करके 2 सेल बनाने, सोचो इस सेल को डिवाइड करके 2 सेल बनाने हैं, तो पहले डीएनए भी तो डबल करना पड़ेगा। तो डीएनए को डबल किसकी मदद से करेंगे? मीजोजोम की मदद से। तो मेरे पास ये देखो ऐसे, मैं पहले क्या करता हूं बेटा, ध्यान दो, मैं क्या करता हूं, मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि हमारे पास ये डीएनए डबल हो जाएगा ऐसे। देखना ध्यान से, मेरे पास ये डीएनए मीजोजोम से लगकर ऐसे डबल हो गया। तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई मैंने क्या किया, ये डीएनए डबल कर दिया, डीएनए की क्या कर दी? रेप्लिकेशन कर दी। तो यहां पर एक चीज क्लियर है मुझे कि मीजोजोम से लगकर ये डीएनए और ये डीएनए 2 कॉपी बन गए। तो आपको मैंने पीछे क्या लिखा था, ये किसमें मदद करता है?
डीएनए रेप्लिकेशन में। तो डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, इस मीजोजोम से जो न्यूक्लियोइड लगा होता है वही न्यूक्लियोइड कॉपी बनाता है पर मीजोजोम से लगा रहता है। उसके बाद कुछ देर के बाद क्या होगा बेटा, मेरे पास ये जो सेल वॉल है ये तो अपनी जगह है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दो मीजोजोम बना देगी ऐसे। एक मीजोजोम से वो न्यूक्लियोइड अटैच होगा जो पहले था और दूसरा उसकी कॉपी, ये दोनों अटैच हो गए। तो आपको ये समझ में आना पड़ेगा भाई मीजोजोम ने इसको डबल करवाया, मैकेनिज्म नहीं पढ़ना सिर्फ याद करना है, डबल करवाया है। दूसरा, अब ये कितने मीजोजोम बन गए, दो मीजोजोम बन गए। अब ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। दूर जाने का क्या मतलब है बेटा, ये मीजोजोम एक दूसरे से दूर चले जाएंगे तो साथ के साथ न्यूक्लियोइड भी एक दूसरे से ऐसे दूर हो गए कि नहीं, क्लियर है। और इसके बाहर ये सेल वॉल है, आपको दिख रहा है, ये सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है और ये मेरे पास न्यूक्लियोइड है। अब देखो क्या हुआ था, ये दो मीजोजोम बनी, एक दूसरे से दूर चले गए, यहां गया। अब क्या होगा बेटा, ये दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाएगा। ये क्या करेगा, दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है, इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, समझो, क्लियर है। ये इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जहां पर ये न्यूक्लियोइड है और ये न्यूक्लियोइड है, ऐसे करके दो सेल बन जाएंगे। तो आपको यह समझ में आएगा कि इस मीजोजोम ने पहले तो डीएनए रेप्लिकेशन कराई और फिर दो बनने के बाद सेल को डिवाइड करने में मदद करी, क्योंकि दोनों न्यूक्लियोइड अलग करके अब सेल ऐसे दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आपसे देखें यहां पर एक रोल था, हमने बताया रेस्पिरेशन, तो जो रेस्पिरेशन वाला मीजोजोम होता है वो अलग होता है, अलग फोल्डिंग है। फिर मेरे पास क्या लिखा है, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन में मदद किया। यह समझ में आ गया, एक सेल से दो सेल बनाने में मदद करी। और किस में मदद करी, डीएनए रेप्लिकेशन में। क्लियर है कि नहीं बताओ, क्या यह क्लियर है, हां सर। तीसरा उसने किस में हेल्प करी है, सेल वॉल फॉर्मेशन में। किस में मदद करी है, सेल वॉल फॉर्मेशन में। सेल वॉल फॉर्मेशन में कैसे मदद करेगा अभी दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। अब देखो इधर देखो, मैंने आपको यह बताया कि भाई ये देखो, ये वेसिकल है, ये ट्यूब्यूल है और ये लैमेली है, ठीक है, ये शेप्स बता दी थी। अब मैं आपको यह चीज कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब क्या होता है कि अगर सेल को कोई चीज, जैसे ये सेल वॉल है, ध्यान से देखें, ये सेल वॉल है। सेल वॉल किसकी बनी हुई है बेटा, सेल वॉल कुछ केमिकल की बनी हुई है। अब ये केमिकल कहां से आएगा, अंदर से ही आएगा। मान लो मेरे पास, मैं इसको रब कर देता हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं, ये जरा देखना ध्यान से। मेरे पास ये सेल वॉल है और ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ये मीजोजोम है मान लो। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सेल वॉल बनाने के लिए ये जो केमिकल है, जो क्या है, मान लो पेप्टाइड के अमीनो एसिड हो सकते हैं या ग्लाइकन हो सकता है, जो भी है वो अंदर बनेगा। किसके अंदर बनेगा, सेल के अंदर बनेगा, और सेल के अंदर बन के बाहर आएगा। तो बाहर वो किसके थ्रू आता है बेटा, मीजोजोम के थ्रू आते हैं। वो मीजोजोम के थ्रू आकर और सेल वॉल को बनाने में मदद करते हैं ये। तो ये जो सेल वॉल के मटेरियल है वो मीजोजोम की मदद से बाहर आते हैं। ऐसे ही अगर कोई चीज बाहर फेंकनी है, मान लो कोई चीज को बाहर रिलीज करना है, जैसे मान लो ये एंजाइम है कुछ, इस एंजाइम को अगर रिलीज करना है तो उसको बाहर अगर फेंकना है तो ये मीजोजोम की मदद से बाहर फेंका जाता है, जिसे सिक्रीशन कहते हैं। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि अगर मुझे सेल वॉल बनानी है, सेल वॉल किसकी बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकन की, तो जो भी मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म से आएगा। वही साइटोप्लाज्म में तो चीजें बनेंगी और वहां से वो चीज बाहर जाएगी और किस पे लगेगी, सेल वॉल पे लगेगी। क्लियर है कि नहीं, सोचो। तो इसका मतलब यह हुआ कि मीजोजोम मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर है और उसके थ्रू वो केमिकल पास होता है जो सेल वॉल बनाता है। ये क्लियर है, हां सर। उसके अलावा कुछ ऐसे एंजाइम या कोई भी चीज अगर मुझे सेल के बाहर फेंकनी है तो किसके थ्रू होके जाएगी, मीजोजोम के थ्रू जाएगी। इसे हम कहते हैं सिक्रीशन। तो आपको क्या समझ में आया, आपको यह समझ में आया कि यूकैरियोटिक सेल में काफी सारी ऑर्गेनल्स होती थी, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में कमी है ऑर्गेनल्स की, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो रेस्पिरेशन में मीजोजोम ने मदद कर दी, और भी कोई ऑर्गेनल जो सेल डिवीजन में मदद करती थी वो काम भी कर दिया।
वैक्यूल जो काम लाइस वो करते थे, वेसिकल्स करते हैं, वैक्यूल करते हैं मेम्ब्रेन के बने हुए, वो काम किसने कर दिया? मीजोजोम ने कर दिया। तो मीजोजोम सिक्रीशन में मदद करेगा, सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करेगा, और किस में मदद करेगा बेटा? हमारे पास सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन। तो मीजोजोम के ये रोल हो गए, ये उसकी शेप हो गई, और ये वो होते क्या है ये बता दिया। अब यहां पर एक चीज याद रखना है, मीजोजोम ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों में होते हैं, पर ग्राम पॉजिटिव में ज्यादा अच्छे से डेवलप हो रखे होते हैं। रीजन कुछ नहीं, बस याद करना है। ठीक है, याद हो गया मीजोजोम? एनसीईआरटी रीड करोगे? पॉज करके एक बार एनसीईआरटी रीड करो, नहीं तो मैं दिखा रहा हूं आपको। देखो बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी के आसपास आएगा नीट में भी, तो आप ध्यान से करेंगे। देखें भाई, ये रहा मीजोजोम। देखो मीजोजोम क्या है, ध्यान दो। स्पेशल मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन का बना हुआ, उसे मीजोजोम कहते हैं। विच इज फॉर्म बाई एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब अंदर की तरफ फोल्ड हो गई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही है। दीज एक्सटेंशन आर किसकी फॉर्म में? वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, लैमेली। दे हेल्प इन, देख रहे हो, सेल वॉल फॉर्मेशन और डीएनए रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल मतलब सेल डिवीजन और रेस्पिरेशन सिलेक्शन प्रोसेस। मेनली ये क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ाते हैं, मतलब उस पर एंजाइम लगे रहते हैं। तो ये मीजोजोम क्या है? सेल मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ फोल्डिंग है, जिन्हें एक्सटेंशंस कह सकते हैं। एक्सटेंशंस क्या होती हैं? जैसे हाथ निकले होते हैं बाहर, ऐसी मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड है। क्या काम कर रही है? रेस्पिरेशन, सेल डिवीजन, सिक्रीशन, डीएनए रेप्लिकेशन, उस पे एंजाइम लगे रहते हैं रेस्पिरेशन का, और उसको फोल्ड क्यों किया है? टू इंक्रीज सरफेस एरिया। और ऐसा क्यों जरूरत पड़ी? मीजोजोम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? यूकैरियोट में होंगे क्या? नहीं, बहुत सारी ऑर्गेनल्स के काम कौन करता है? मीजोजोम। ठीक है, अब इसके बाद बेटा, मीजोजोम के बाद एक बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। उस स्पेशल स्ट्रक्चर का नाम है क्रोमेटोफोर। ध्यान से देखना, क्रोमेटोफोर। आपने मीजोजोम पढ़ा? हां सर पढ़ा, ठीक है। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से फोल्ड हो रखी है जैसे मीजोजोम हुआ था। तो क्या यह मीजोजोम है? नहीं। यह देखो ध्यान से, यह एक सेल है, ठीक है। इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन है। अब आप सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। बैक्टीरिया जो होते हैं बेटा, बैक्टीरिया एक सेल होता है ना, तो जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। इस बात में कोई डाउट है? बैक्टीरिया में से कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इतनी बात समझ में आ रही है? हां सर। उसके लिए दे रिक्वायर पिगमेंट। उसके लिए उनको किसकी जरूरत होती है? पिगमेंट की, क्योंकि पिगमेंट ही फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा। और ऐसे बैक्टीरिया का एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया है। सारे बैक्टीरिया नहीं, साइनोबैक्टीरिया सिर्फ। तो साइनोबैक्टीरिया एक ऐसे बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस करने के लिए मेम्ब्रेन उन बैक्टीरिया की ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर जाती है और उस पर ये पिगमेंट अटैच हो जाते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं, ये जो अंदर की तरफ मेम्ब्रेन फोल्ड है, इसका नाम क्रोमेटोफोर है। क्रोमा का मतलब हो गया कलर, फोर का मतलब हो गया बियरिंग, लगा होना। अब कलर का क्या मतलब है बेटा? पिगमेंट। तो पिगमेंट लगा होना, पिगमेंट लगा होना, पिगमेंट का लगना, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमेटोफोर बोलते हैं। तो क्रोमेटोफोर क्या है? क्रोमा का मतलब है कलर, समझो। क्रोमा का क्या मतलब है? हमारे पास कलर है। फोर का क्या मतलब है? बियरिंग। बियरिंग मतलब लगा होना, ठीक है। क्लियर है? तो मैं यहां पर बिल्कुल क्लियर हूं, इस चीज को लेकर बिल्कुल क्लियर हूं कि हमारे पास क्रोमा का मतलब है कलर, बियरिंग मतलब फोर मतलब बियरिंग, ठीक है। और हम यहां पर क्या कर रहे हैं? हम यहां पर यह लिख रहे हैं कि बैक्टीरिया जो है हमारे पास, बैक्टीरिया जो है, ठीक है, सम फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, और उनके एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया। तो मैंने आपको यह बोला, ध्यान सुनेंगे,
मीजोजोम हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये भी मीजोजोम जैसा लग रहा है, पर ये मीजोजोम नहीं है। मीजोजोम रेस्पिरेशन में मदद करता है। क्रोमेटोफोर क्या होता है, सारे बैक्टीरिया में नहीं होता, बहुत कम बैक्टीरिया में होता है। और वो भी कौन से बैक्टीरिया, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। मीजोजोम जो था वो रेस्पिरेशन में मदद कर रहा था। क्रोमेटोफोर क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड कर गई और उस पर पिगमेंट अटैच हो गए फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जैसा काम थाइलाकॉइड्स करते हैं, याद है थाइलाकॉइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है जिस पर पिगमेंट्स लगे रहते हैं। तो जो काम क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड्स करते हैं वही काम बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर करते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया से समान सिमिलर स्ट्रक्चर कौन सा है, आप कहोगे मीजोजोम। आपको क्वेश्चन आए कि कौन सा स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में सिमिलर है, किसके, क्लोरोप्लास्ट के, थाइलाकॉइड के, तो आप क्या लिखोगे, क्लोरोप्लास्ट के, थाइलाकॉइड के क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे ये क्या नाम है, क्रोमेटोफोर। क्लियर हो गया कि नहीं, बताओ जल्दी बताओ, क्लियर हो गया कि नहीं। तो हमें यहां पर बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा, क्रोमा का मतलब है कलर पिगमेंट और फोर का मतलब है बियरिंग। तो कलर बियरिंग पिगमेंट को हम कहते हैं क्रोमेटोफोर। कोई डाउट है तो बता दो। कलर बियरिंग पिगमेंट को हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर। कोई डाउट नहीं। क्या क्रोमेटोफोर मीजोजोम है? नहीं है। किसमें मिलते हैं क्रोमेटोफोर? सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। कौन सा बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई। और साइनोबैक्टीरिया के नाम याद है आपको? नोस्टॉक, एनाबीना। तो ये हमने अभी तक दो स्ट्रक्चर बता दिया आपको, एक बता दिया मीजोजोम और एक बता दिया क्रोमेटोफोर। टोटल कितने हो गए? 6 और 2 8 हो गए। अब 9th स्ट्रक्चर मैं सेल के अंदर जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, मीजोजोम किसका बना है? मेम्ब्रेन का। क्रोमेटोफोर किसके बने? मेम्ब्रेन की। ये समानता है, दोनों एक्सटेंशंस है, अंदर की तरफ फोल्डिंग है, ये सिमिलरिटी है। डिफरेंस क्या है? एक पर रेस्पिरेशन के एंजाइम होंगे, ज्यादातर सेल्स में मान लो मीजोजोम मिल जाते हैं। क्रोमेटोफोर सिर्फ किस में मिलते हैं? बैक्टीरिया में, और उस पर पिगमेंट्स लगे रहते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब इसकी एनसीईआरटी भी देखनी चाहिए हमें, बिल्कुल देखेंगे। ये देखो, जस्ट इसके बाद लिखा हुआ है, ये देखो, इन सम प्रोकैरियोट्स, देख रहे हो, इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, इसने मेंशन किया है साइनोबैक्टीरिया स्पेशली, देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन। अदर मतलब मीजोजोम के अलावा, इनटू साइटोप्लाज्म, अंदर की तरफ फोल्ड है, क्रोमेटोफोर, विच कंटेन पिगमेंट्स, जिस पर क्या लगे रहते हैं? पिगमेंट्स लगे रहते हैं। यही चीज एनसीईआरटी कहती है। अब हम बात करेंगे किसकी? न्यूक्लियोइड की। ये क्या होता है? ठीक है, मैंने जब आपको लेक्चर स्टार्ट किए थे तो मैंने आपको सेल के बारे में पढ़ाया था, याद है आपको? स्टार्टिंग के लेक्चर सर हमने नहीं देखे, देखना चाहिए था। स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि सेल एक चैम्बर होता है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस इवॉल्व होते हैं। हाँ सर, ठीक है। उन केमिकल रिएक्शन की जो इंफॉर्मेशन है जिसमें स्टोर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डीएनए। तो हम ये देखते हैं कि जो बैक्टीरिया का डीएनए, ध्यान सुनो, बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। उसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या क्या फीचर है जरा समझने की कोशिश करना। इधर देखना बेटा, ध्यान से देखो। आपके पास ये मैंने एक बैक्टीरिया का सेल बनाया, ठीक है। उसके अंदर ये डीएनए है ऐसे, ये डीएनए है ऐसे, ठीक है। ये डीएनए है, सही है। ये बैक्टीरिया का डीएनए है, सही है, क्लियर है। अब सबसे पहले समझो कि क्या इसके बाहर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया के डीएनए की? नहीं। तो इसके बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अगर मैं आपको इसके साथ यूकैरियोटिक सेल दिखाऊं, देखो ध्यान से सुनना, ये एक बैक्टीरिया का सेल है। कंपेयर करोगे तो आपको आसानी से समझ आएगा। ये एक यूकैरियोटिक का सेल है, ये एक यूकैरियोटिक सेल है। यहां पर ये जो डीएनए है, ये डीएनए किसका है? यूकैरियोट का। ध्यान से सुनेंगे, ये डीएनए किसका है? यूकैरियोट का। अब देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है यूकैरियोट्स में,
और ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। कोई डाउट है यहां पर? नहीं सर, यहां पर ये सेल मेम्ब्रेन है। अब आपको एक चीज पता है, ये जगह क्या है? लिक्विड है, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। हां सर, ये पता है हमें। अब मैं आपको न्यूक्लियोइड बताने जा रहा हूं क्या है, समझना ध्यान से। सबसे पहले मुझे बताओ, यूकैरियोट का डीएनए, ये किसका डीएनए? यूकैरियोटिक डीएनए, यूकैरियोटिक सेल का डीएनए है। मुझे सोच के बताओ कि यूकैरियोटिक सेल के डीएनए के बाहर ये मेम्ब्रेन है कि नहीं? हां सर है। इसके बाहर है? नहीं। इसके बाहर है? नहीं है। तो मैं आपको यह कह रहा हूं बेटा, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इन बैक्टीरिया डीएनए इज नेकेड। नेकेड शब्द का मतलब समझो पहले। नेकेड का मतलब है कि कोई मेम्ब्रेन नहीं है, विदाउट मेम्ब्रेन, उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। आप देख पा रहे हो कोई मेम्ब्रेन है क्या? आप बताओ, क्या इस डीएनए के बाहर कोई मेम्ब्रेन है? नहीं, खाली साइटोप्लाज्म है ये, तो विदाउट मेम्ब्रेन। और इसके बाहर तो मेम्ब्रेन है, यूकैरियोट में विदाउट मेम्ब्रेन है। और किसमें प्रेजेंट है ये? प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। पहला पॉइंट समझ में आया? न्यूक्लियोइड क्या है? इसी डीएनए को कहते हैं। तो न्यूक्लियोइड क्या है? बैक्टीरियल डीएनए का नाम है। बैक्टीरिया का डीएनए को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोइड। क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोइड। सबसे पहले ये डीएनए नेकेड है। नेकेड देखो, इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसके बाहर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये किसमें प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। दूसरा पॉइंट सुनना ध्यान से, देखो आपको एक चीज समझ में आएगी। डीएनए ऐसे दो धागे का बना हुआ है। देखो डीएनए में इसे कहते हैं स्ट्रैंड। और अगर ऐसे दो धागे हों तो क्या वर्ड यूज करोगे? डबल स्ट्रैंड। मुझे बताओ, इसका डीएनए डबल स्ट्रैंड है? हां सर, इसका भी डबल स्ट्रैंड है। तो इस डीएनए को क्या लिखोगे? डीएनए इज डबल स्ट्रैंड। ऐसा ही किसमें होता है? यूकैरियोट में होता है। डबल स्ट्रैंडेड लिख देंगे, मतलब दो धागे आपस में उलझे हुए, मतलब दो धागे डीएनए में। डीएनए क्या होता है? दो धागे होते हैं नॉर्मली, तो इसमें भी दो धागे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर फर्क क्या है? सुनो, बैक्टीरिया का डीएनए जो है, अगर आप ध्यान से देखोगे, बैक्टीरिया के डीएनए दो धागे का तो है, ऐसे दो धागे हैं, लेकिन ये धागे आपस में यहां एंड जुड़ा हुआ है। आपस में एंड क्या है? जुड़ा हुआ है। आप समझो इस चीज को, आपस में एंड जुड़ा हुआ है, समझो। तो ऐसे डीएनए को सर्कुलर कहते हैं। भाई देखो, ये सीधी चीज है, कोई भी चीज लीनियर, लेकिन अगर ये घूम के यहीं जुड़ जाए तो सर्कुलर हो जाएगी ना। तो बैक्टीरिया का डीएनए क्या होता है? सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है। और ये वाला डीएनए जो यूकैरियोट का है, उसके एंड नहीं जुड़े होते। आप देख रहे हो, ये वाला एंड फ्री है, ये वाला एंड फ्री है। तो ये डीएनए कैसा है? लीनियर है ये भी डबल स्ट्रैंडेड, पर ये लीनियर है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज न्यूक्लियोइड, तो आप कहोगे बैक्टीरिया का डीएनए जो नेकेड है, डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है और सिंगल डीएनए, एक ही डीएनए है। क्या है? सिंगल डीएनए है। और ये तो क्या हो गया बेटा? ये इसकी डिटेल हो गई। जैसे मैंने आपको हमेशा कैसे पढ़ा है, मैंने कहा ये मार्कर है, किसका बना है? प्लास्टिक का। तो मैंने इसकी वो डिटेल बता दी, जैसे ये प्लास्टिक का बना है, वो सारी चीजें बता दी। लेकिन ये काम क्या करता है वो सुनो। काम क्या करेगा भाई? बैक्टीरिया का डीएनए क्या काम करेगा? बैक्टीरिया के डीएनए में, ध्यान सुनेंगे, बैक्टीरिया के डीएनए में सारी जरूरी जीन जो सेल को जिंदा रहने के लिए चाहिए, वो सब प्रेजेंट होता है। मतलब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लो बैक्टीरिया को सरवाइव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, अपना नंबर बढ़ाने के लिए जो भी जरूरी जीन है, जीन समझ में आता है, इंफॉर्मेशन, वो सब किसमें प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियोइड में। तो अगर आपसे कोई रोल पूछे, काम पूछे, तो आप क्या लिखोगे? ऑल असेंशियल जीन। असेंशियल मतलब जरूरी। ऑल असेंशियल जीन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड में सारी जरूरी जीन है। सेल को जिंदा रहने के लिए जो जो एंजाइम बनाने हैं, जो जो प्रोटीन बनानी है,
जो भी प्रोटीन्स बनानी है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सब किस में होती है? न्यूक्लियोइड में। जैसे मान लो ये मार्कर है, इस पे ये मान लो इसका न्यूक्लियोइड होता, तो इस पे वो सारी जरूरी जीन इस पे प्रेजेंट है, इसीलिए इसे हम कहते हैं जीनोमिक डीएनए। जिस पे सारी जीन है तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? जीनोमिक डीएनए। तो न्यूक्लियोइड को इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं, न्यूक्लियोइड इज जीनोमिक डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि उसपे सारी जरूरी जीन है। इसको कई बार बेटा प्रो क्रोमोसोम भी कहते हैं, इसके अदर नाम है। प्रो का मतलब पुराना क्रोमोसोम है ना, ऐसा भी बोल देते हैं, पर प्रॉपर वर्ड समझो न्यूक्लियोइड क्या है भाई। बैक्टीरिया के डीएनए का नाम न्यूक्लियोइड। कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड, 2 धागे हैं, एंड जुड़े हुए हैं, सर्कुलर है, ठीक है। सारी जरूरी जीन्स होती, एक ही डीएनए होता है बस। क्लियर है? मैं इस बात पे बिल्कुल दबाव दे रहा हूं कि आपने जब मेंडल वाला चैप्टर पढ़ा था, मेरी बात सुने ध्यान से, जो डीएनए पर इंफॉर्मेशन होती है, जो जिसे जीन कहते हैं, उसे हम जीनोटाइप कहते हैं, और उसकी वजह से जो कैरेक्टर दिखता है उसे फिनोटाइप कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? जीनोटाइप और फिनोटाइप का मतलब क्या है? जीन्स जो हैं उन्हें जीनोटाइप कहते हैं, और उसकी वजह से जो कैरेक्टर दिखता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? फिनोटाइप बोलते हैं। तो जरा इधर फोकस करो बेटा, इधर फोकस करो, इधर फोकस करो। मैं आपको प्लाज्मिड बताने जा रहा हूं, पर प्लाज्मिड क्या है पहले जरा समझने की कोशिश करना, आपको क्लियरिटी मिलेगी। बेटा ये सेल की मेम्ब्रेन है, बैक्टीरिया सेल है, ध्यान से सुनना। ये इसकी सेल वॉल है। बहुत सारे बच्चे उस वक्त भी पूछ रहे थे कि सर एक्स्ट्रा डीएनए क्यों है। आ जाओ उसी बात पे, और फिर मैं वो भी क्लियर करूंगा, और भी इसमें छोटे छोटे बातें हैं। देखो, मैंने कहा कि बैक्टीरिया का डीएनए जो सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, और ऐसा मेन डीएनए होता है, इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये न्यूक्लियोइड क्या है? ये इसका मेन डीएनए, मेन समझ में आता है, सारा काम इसी को करना है। तो ये इसका क्या है? मेन डीएनए। मेन डीएनए सोचो क्या है? ये इसका मेन डीएनए है। इस पे सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इस पे सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सब कुछ इस पे प्रेजेंट है। इसके अलावा हमारे पास छोटे छोटे गोल गोल अलग से सर्कुलर डीएनए अलग से होते हैं। इन डीएनए का नाम प्लाज्मिड होता है। अब समझना मेरी बात को, प्लाज्मिड सिर्फ बैक्टीरिया में मिलता है, और बहुत एकाध कोई यूकैरियोटिक सेल में। नॉर्मली यूकैरियोट्स में प्लाज्मिड नहीं होते। यूकैरियोटिक सेल में एक ही डीएनए होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? उसका जीनोमिक डीएनए, जैसे बैक्टीरिया में होता है। मैं आपको यह बता रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, एनसीईआरटी लिखती है मैनी बैक्टीरिया, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें इस मेन डीएनए के अलावा एडिशनल डीएनए भी होता है। मेन डीएनए के अलावा एडिशनल डीएनए भी होता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मिड बोलते हैं। इसका मतलब ये मेन डीएनए है, इसके अलावा अलग से डीएनए है। ये अलग से का क्या मतलब है जरा समझना। देखो, जरा समझने की कोशिश करना, इधर देखना बेटा। ये देखो, गाड़ी दिख रही है? हां सर, बढ़िया, एकदम शानदार गाड़ी। इधर देखना ध्यान से। गाड़ी में टायर, ब्रेक, गियर, सीट, ये कौन से फीचर हैं? जरूरी, असेंशियल फीचर है। इसके बिना चीजें नहीं चलेंगी। लेकिन मान लो कप रखने के लिए होल्डर बना हुआ है, म्यूजिक सिस्टम है, पिलो है, इन्हें क्या बोलोगे? असेसरी बोलोगे। क्या ये जरूरी है? सोचो, जरूरी है? नहीं, जरूरी तो नहीं है। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? असेसरीज बोलते हैं। ऐसे ही जो ये वाला डीएनए है, इसमें वो सारी जरूरी जीन प्रेजेंट होती है जो बैक्टीरिया को चाहिए, सारे इंफॉर्मेशन है। लेकिन कुछ एडिशनल, मतलब जो स्पेशल फीचर देते, भाई म्यूजिक सिस्टम है तो गाने बजेंगे। ऐसे ही प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड पे कौन सी जीन्स होती हैं? उसमें एडिशनल जीन होती है। एडिशनल जीन है, क्या वो नेसेसरी है? विच इज नॉट असेंशियल। तो वो क्या देंगे? वो स्पेशल फीचर देते हैं। स्पेशल फीचर का क्या मतलब है अभी बता रहा हूं।
लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। मेरी बात समझना ध्यान से, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मेरी बात समझो। सारे जरूरी कैरेक्टर के लिए जीन किस पर है? न्यूक्लियोइड पर। जीन मतलब इंफॉर्मेशन है न्यूक्लियोइड पर। प्लाज्मिड क्या होता है? अलग से डीएनए होता है। सभी बैक्टीरिया में नहीं मिलता, क्योंकि सभी बैक्टीरिया में, सभी कार में म्यूजिक सिस्टम की जरूरत है नहीं, पिलो रखना है नहीं, तो सभी में नहीं मिलेगा। अगर है तो स्पेशल फीचर देता है, जो वैसे जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, पर कुछ स्पेशल फीचर है। जैसे मान लो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में मर जाता है, पर एंटीबायोटिक तो एक स्पेशल कंडीशन है ना, ऐसा थोड़ी हमेशा एंटीबायोटिक्स होते हैं। तो कुछ ऐसी जीन होती हैं प्लाज्मिड्स में जो इसको एंटीबायोटिक से बचा सकती हैं। या बैक्टीरिया कुछ प्लाज्मिड की वजह से ट्यूमर कर सकता है प्लांट में, पर नॉर्मल फीचर थोड़ी है। बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ट्यूमर थोड़ी करना है किसी में, समझो इस बात को। तो यदि आपसे कोई पूछे प्लाज्मिड क्या है, तो सबसे पहले तो उसके बारे में बताओ। जैसे मैंने आपको हमेशा पढ़ा है, मार्कर क्या है? प्लास्टिक। फिर उसके क्या रोल है, तो व्हाट इज प्लाज्मिड? सबसे पहले प्लाज्मिड देखो, इस डीएनए को मैं मेन क्रोमोसोम बोलता हूं, मेन क्रोमोसोमल डीएनए। इसको मेन क्योंकि इसी में सारी जीन है, तो मेन क्रोमोसोमल डीएनए ये है। तो व्हाट इज प्लाज्मिड? व्हाट इज प्लाज्मिड? तो प्लाज्मिड क्या है बेटा? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। समझ लो इस बात को ध्यान से, समझ लो इस चीज को, समझ लो। तो प्लाज्मिड क्या है? इस न्यूक्लियोइड के अलावा है। जैसे मैं कहूं ये मार्कर है, इसके अलावा ये पेन है, ठीक है? तो दो है मेरे पास। तो मार्कर को अगर क्रोमोसोम कह दूं तो ये उसके अलावा हो गया ना। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब मेन क्रोमोसोम के अलावा। तो मैंने प्लाज्मिड को क्या बोला बेटा? प्लाज्मिड को क्या बोला? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अच्छा, इसमें भी डबल स्ट्रैंड होता है। ये भी कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड होता है। ये भी सर्कुलर होता है, जैसे बैक्टीरिया का डीएनए है, ठीक है? क्लियर है? पर एक खास चीज होती है, समझना। देखो इधर देखना, हमने ये पढ़ा था, मीजोसोम पढ़ा था। ये न्यूक्लियोइड कब डबल हुआ है? 1 से 2 न्यूक्लियोइड कब बना है? जब सेल को डिवाइड करना है, ठीक है? ये चीज समझ में आ रही है? लेकिन प्लाज्मिड एक ऐसा डीएनए होता है जो अपनी कॉपी बिना बात के भी बना सकता है। जरूरी नहीं है कि सेल डिवाइड करना तो प्लाज्मिड कॉपी बनाए। देखो न्यूक्लियोइड की कॉपी कब बनी है? जब सेल को डिवाइड करना है। ये बात में कोई डाउट है? जब सेल को डिवाइड करना है तब न्यूक्लियोइड की कॉपी बनी है। लेकिन प्लाज्मिड अपनी कॉपी, फर्क नहीं पड़ता न्यूक्लियोइड डिवाइड ना करे नहीं, कोई फर्क नहीं, उसे खुद ही डिवाइड कर लेता है। तो प्लाज्मिड के लिए मैं लिख सकता हूं सेल्फ रेप्लिकेटिंग। क्या लिखूंगा? सेल्फ रेप्लिकेटिंग। तो ये 4 फीचर 5 बार दोहराओ तो आपको याद हो जाएंगे। व्हाट इज प्लाज्मिड? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है, इसके भी एंड्स जुड़े हुए हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग शब्द का मतलब है कि इट्स कॉपी और रेप्लिकेशन नॉट डिपेंड ऑन न्यूक्लियोइड, उस पर निर्भर नहीं करती। ये अपना अलग डिवाइड हो सकता है। न्यूक्लियोइड मतलब क्या हुआ? अभी मेरे पास मान लो मैंने ये 3 प्लाज्मिड बनाए हैं, ये बढ़ के 6 बन जाए, भले ही न्यूक्लियोइड डिवाइड करे ना करे, ठीक है? तो ये प्लाज्मिड है। जैसे मैंने आपको क्या पढ़ाया हमेशा, मार्कर क्या है? प्लास्टिक का बना है। ये 4 पॉइंट वो बातें हैं जो इसके फीचर हैं, रोल हम अलग से पढ़ेंगे। क्लियर है? रोल हम अलग से पढ़ेंगे, पर आपको ये क्लियर है प्लाज्मिड में असेंशियल जीन है और एक्स्ट्रा है। बताओ कौन सी जीन है? असेंशियल और एक्स्ट्रा कौन से वाली जीन है? बताओ। ये काट दिया, ये है। दूसरा, प्लाज्मिड प्रेजेंट इन सम और ऑल बैक्टीरिया। सोचो, सब में होगा, कुछ में होगा? ऑल को काट दिया, सम में होगा। तो इसका मतलब प्लाज्मिड सभी बैक्टीरिया में नहीं होता, कुछ में होता है, स्पेशल फीचर देता है। एनसीईआरटी लिखते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब
एक्सटर्नल नया फीचर देगा। फिनोटाइप होता है फीचर, तो एक्स्ट्रा फीचर देता है जो नॉर्मली जीनोमिक डीएनए या आपके न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट नहीं होता। तो एक बार रिपीट कर देते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी है, अंदर की तरफ मीजोसोम, वेसिकल ट्यूब्यूल लैमेली, क्या रोल है, सेल वॉल फॉर्मेशन, सिक्रीशन, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन, है ना, याद आ रहा है ये चीजें, सेल वॉल फॉर्मेशन। उसके बाद हमने पढ़ा है पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर क्रोमेटोफोर, कौन से बैक्टीरिया में मिलता है, साइनोबैक्टीरिया में मिलता है। उसके बाद हमने पढ़ा है न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड क्या है, मेन डीएनए, कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड, कैसा है, सर्कुलर है, सिंगल होता है, सभी बैक्टीरिया में मिलता है, सारी जरूरी जीन उसी में होती हैं, इसलिए उसे जीनोमिक डीएनए भी कहते हैं। पर इसके अलावा अलग से डीएनए मिलते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। किसमें मिलते हैं, सभी में नहीं, छोटा होता है, स्मॉलर देन न्यूक्लियोइड। इसका मतलब इसमें जीन भी कम होगी, इंफॉर्मेशन कम होगी ना, स्मॉलर देन न्यूक्लियोइड। ठीक है, अब मैं आपको प्लाज्मिड के रोल बताने जा रहा हूं, मेरी बात सुने ध्यान से, ध्यान से सुनो। देखो, एक ये प्लाज्मिड है, एक ये प्लाज्मिड है, एक ये प्लाज्मिड है। भाई इस वाले प्लाज्मिड से हम कलर करते हैं, तो इसका मतलब इसका नाम अलग होगा, इसका रोल अलग हो गया। इस वाले प्लाज्मिड से बोर्ड पे लिख रहे हैं, इस वाले प्लाज्मिड से कॉपी में लिख रहे हैं। मेरा पॉइंट क्या है, सुनो, प्लाज्मिड क्या है, एक डीएनए होता है। अब टाइप ऑफ प्लाज्मिड होती है, उसके हिसाब से रोल होता है, मतलब प्लाज्मिड का रोल के हिसाब से अलग अलग टाइप के प्लाज्मिड होते हैं। समझ में आ रहा है, मैं कुछ नाम लिखने जा रहा हूं, क्लियर है कि नहीं बताओ। हां सर, देखो हमने कौन सा लिखा, ये वाली बात समझ में आई बेटा, कि ये वाला ये चीज क्या है, न्यूक्लियोइड है, और ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये चीज क्या है, कप होल्डर, ये सब क्या है, प्लाज्मिड है। तो रोल किसके आधार पर होगा, रोल होगा हमारे पास, टाइप ऑफ प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं, उसी के हिसाब से रोल बनेगा। जैसे फर्स्ट आर प्लाज्मिड, ध्यान से देखना, आर शब्द का मतलब है रेजिस्टेंट प्लाज्मिड। इधर देखो बेटा मेरी तरफ बहुत ध्यान से, ये तुम्हारे पास स्लाइड है, कुछ बैक्टीरिया ये रहे और कुछ बैक्टीरिया ये है, इनके अंदर एक स्पेशल टाइप का प्लाज्मिड है, आर प्लाज्मिड, इनके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये बैक्टीरिया हैं सब, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन सभी बैक्टीरिया पर मैंने एंटीबायोटिक डाल दिया। एंटीबायोटिक पता है, आपने नाम सुने हुए, है ना, अभी कोविड में बड़े एंटीबायोटिक के नाम चले थे। हाँ, एंटीबायोटिक डाल दिया, तो ये बैक्टीरिया ये सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि इसमें एक ऐसा प्लाज्मिड है जो एंटीबायोटिक से इन्हें मरने नहीं देगा और ये किल हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज आर प्लाज्मिड, तो आप कहोगे जिन बैक्टीरिया में आर प्लाज्मिड होता है वो एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में नहीं मरते। तो आर का मतलब हो गया रेजिस्टेंट, जो रेजिस्ट कर जाए। तो आर प्लाज्मिड क्या होगा, क्या होगा, इट प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम एंटीबायोटिक। किससे बचा रहा है, एंटीबायोटिक से बचा रहा है। कोई डाउट है, बताओ जल्दी से, कोई डाउट है यहां तक? नहीं सर, ठीक है, सही लग रहा है, ठीक है। दूसरा आ जाओ, दूसरा एक और प्लाज्मिड होता है, इसे कोल प्लाज्मिड कहते हैं। ध्यान से देखना बेटा, कोल प्लाज्मिड, जैसे ये देखो, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक दूसरा बैक्टीरिया है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियोइड है, ये इसका न्यूक्लियोइड है। हां सर, ये इसका न्यूक्लियोइड है और ये इसका न्यूक्लियोइड है। इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का प्लाज्मिड है जिसको कोल प्लाज्मिड कह रहे हैं। एक सेकेंड दे बेटा, ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, कोल प्लाज्मिड। इस कोल प्लाज्मिड ने एक प्रोटीन बना दी है, इस प्रोटीन का नाम है कोलिसीन्स। ये क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को किल कर सकता है। समझो मैं क्या कह रहा हूं, मतलब क्या है बेटा, कोल प्लाज्मिड एक प्रोटीन बनवाता है कोलिसिन,
जो किल कर सकता है अदर बैक्टीरिया को, दूसरे बैक्टीरिया को मार सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो। तो हमने यहां पर क्या लिखा? कोल प्लाज्मिड क्या है बेटा? इट प्रोड्यूस प्रोटीन कोलिसीन। बेटा आपको इसको याद करने में थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ेगा। विच कैन किल अदर बैक्टीरिया। अच्छा, नीट में ये एनसीईआरटी में तो है नहीं, विच कैन किल अदर बैक्टीरिया। ध्यान से सुनेंगे बेटा। अब ये जो चीज है वो एनसीईआरटी में तो है नहीं, ये जो चीज है ये वाली तो एनसीईआरटी में ना ये है ना ये है, ये दोनों ही नहीं है, ठीक है। पर ये वाली आपकी अगले साल क्लास 12th में है, तो इसको जरूर याद कर लेंगे। ये वाला प्लाज्मिड आप छोड़ सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं? सर कॉपी में लिखना है कि नहीं? लिख लो, अभी लिख लो, लेकिन मैं साथ के साथ ये भी लिख लेना कि ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये एनसीईआरटी में क्लास 12th में लिखा हुआ है। तो हम यहां पर बता रहे हैं, एनसीईआरटी ने लिखा भी है कि आप हायर क्लास में प्लाज्मिड के बारे में पढ़ोगे। एक प्लाज्मिड और है जिसके बारे में हम बात करेंगे, ध्यान देना बेटा। उसे हम कहते हैं, ध्यान दो, उसे हम कहते हैं एफ प्लाज्मिड। एफ शब्द का क्या मतलब है? एफ का मतलब है फर्टिलिटी। ध्यान से देखो, ये एक बैक्टीरिया है, इसमें ये इसका न्यूक्लियोइड है, इसमें ये खास तरह का प्लाज्मिड है जिसे एफ प्लाज्मिड कह रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या करता है, ये देखो, इसमें कोई प्लाज्मिड नहीं है। एफ प्लाज्मिड होने की वजह से इसे एफ प्लस और इसको एफ माइनस कहते हैं। प्लस माइनस का मतलब समझ में आ रहा है? प्लाज्मिड क्या है? स्पेशल स्ट्रक्चर, ठीक है। सारे बैक्टीरिया में होगा नहीं, जिस बैक्टीरिया में एफ वाला प्लाज्मिड है तो इसे एफ प्लस लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? एफ माइनस। होता क्या है बेटा? होता क्या है, हम क्या करते हैं कि व्हेन वन प्लाज्मिड इज ट्रांसफर फ्रॉम बैक्टीरिया टू अनदर, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में अगर प्लाज्मिड चला जाता है तो उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं, कॉन्जुगेशन। एक नई टर्म आ गई आपके लिए, याद करनी है ये। सुनो मैंने क्या बोला। ये एक बैक्टीरिया है बेटा, इसके अंदर एफ प्लाज्मिड है, इसमें नहीं है, तो जिसमें एफ प्लाज्मिड है उसे एफ प्लस बोल दिया, जिसमें नहीं है एफ माइनस। इसका एफ प्लाज्मिड इसमें जा सकता है। जब एक बैक्टीरिया से दूसरे में प्लाज्मिड जाता, हवा से जाएगा नहीं। देखो क्या होगा, ध्यान सुनना, देखो किस तरीके से होगा। हमारे पास ये जो बैक्टीरिया है जिसमें एफ प्लाज्मिड है, सबसे पहले वो उसकी एक कॉपी बना देगा। दो हो गई है, दो हो गए, हां। फिर क्या करेगा, वो दूसरे बैक्टीरिया से ऐसे जुड़ जाएगा। देखो इस तरीके से, इस पे पिलाई भी होते हैं बेटा, जिनमें एफ प्लाज्मिड होता है ना, उसके अंदर खास तरह की, इसलिए कहा था मैं पिलाई का रोल बाद में बताऊंगा। इन्हें सेक्स पिलाई कहते हैं। मतलब एक तरीके का, ध्यान से सुने बेटा, कॉन्जुगेशन एक प्रकार का बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सर ऊपर से जा रही है, पहले ध्यान से सुन, सिंपल समझ से। बैक्टीरिया का सेल है, हां सर। न्यूक्लियोइड है, हां। एक खास तरह का प्लाज्मिड होगा जिसका क्या नाम है? एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड का क्या काम है? जिन बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड होगा उसमें पिलाई बनते हैं, और वो पिलाई क्या करते हैं? बैक्टीरिया सेल में कनेक्शन बनवाते हैं ऐसे, जिसको कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। इस ट्यूब की मदद से जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं है, जिसे आप एफ माइनस कह रहे हो, इसे एफ प्लस कह रहे हो, इसका प्लाज्मिड इसमें आ जाता है। तो मैंने आपको यह समझाया कि एक अलग तरह का प्लाज्मिड है, उसे एफ प्लाज्मिड कहना है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये वाले क्या है? बेटा ये अलग अलग बैक्टीरिया में होते हैं, ये सारे प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया में नहीं होंगे, किसी में कोई होगा, किसी में कोई होगा। तो आर प्लाज्मिड जिसमें है उसमें कॉल नहीं होगा। आर प्लाज्मिड करना है क्योंकि ये एंटीबायोटिक से बचाता है। उसके बाद एफ प्लाज्मिड का मतलब है खास तरह का प्लाज्मिड जो एक सेल से दूसरे सेल में चला जाता है।
जब बैक्टीरिया में एक सेल से दूसरे सेल में डीएनए प्लाज्मिड जाता है तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसकी एक टाइप कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन क्या है? एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए जाना। किसकी मदद से? इस ट्यूब की मदद से। और ये ट्यूब किससे बनी है? पिलाई से बनी है। तो सिंपल भाषा में आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि प्लाज्मिड फ्रॉम बेटा, ये दोबारा से आपको समझा सकते हैं, लेकिन आप ध्यान से सुनो मैं क्या पढ़ा रहा हूं। मैं आपको यह समझा रहा हूं कि प्लाज्मिड न्यूक्लियोइड के अलावा है, स्पेशल फीचर दे रहा है, तो कुछ नई चीज बताऊंगा। स्पेशल फीचर में क्या होता है? प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जा सकता है। कैसे जाएगा? ट्यूब बना के। वो ट्यूब किससे बनेंगी? सेक्स पिलाई से बनेंगी। इसका मतलब पिलाई कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे है? क्या इसमें गैमेट्स बनते हैं? बैक्टीरिया में नहीं। सेक्स ऑर्गन होते हैं? नहीं। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिंपल मतलब होता है एक का डीएनए दूसरे में जाना, बस। याद रहेगी? हां सर। तो बैक्टीरिया में डीएनए कैसे मूव करता है? ट्यूब से। इसे कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। क्लियर है? तो एफ प्लाज्मिड, इसे फर्टिलिटी प्लाज्मिड कहते हैं। यहां पर एफ प्लस है और ये एफ माइनस है, ठीक है। एफ प्लाज्मिड, ये सेक्स पिलाई, ठीक है। ये कॉन्जुगेशन ट्यूब, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? कॉन्जुगेशन ट्यूब किससे बनी है? इस पिलाई से बनी है। तो प्लाज्मिड फ्रॉम एफ प्लस मूव इनटू एफ माइनस बैक्टीरिया, थोड़ा सा लेवल बढ़ा है बस, बाई कॉन्जुगेशन ट्यूब। किसके थ्रू जा रहा है? कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू जा रहा है। और ये क्या है? ये किससे डेवलप होगी? डेवलप फ्रॉम सेक्स पिलाई। क्या इसको समझ सकते हैं? हम समझ सकते हैं। कॉन्जुगेशन होता क्या है? एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कितने प्लाज्मिड बताए? 3। एक आर, एक कोल और एक एफ। 2 और हैं, ठीक है, 2 और हैं। उसमें से एक आप क्लास 12th में पढ़ोगे। तो क्लास 12th में आप कौन से 2 पढ़ते हो? एक आर पढ़ते हो और एक पढ़ते हो आप जो अब बताने जा रहा हूं, ठीक है। क्लियर? देखो, हमारे पास एक और प्लाज्मिड है, ध्यान से सुनना। ये एक बैक्टीरिया है। हां सर, बैक्टीरिया ही पढ़ा रहे हो जब से। ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये खास तरह का प्लाज्मिड है, इसका नाम टीआई प्लाज्मिड है। अब इस बैक्टीरिया का नाम बताऊंगा, भी पहले समझना। ये मेरे पास प्लांट की रूट है। रूट पता है आपको? सबको रूट पता है? ये रूट के सेल्स हैं। तो ये टीआई प्लाज्मिड क्या करता है? यहां से निकल के प्लांट में चला जाता है और यहां पर बहुत सारे सेल्स बना देता है, जिसे कहते हैं ट्यूमर। क्या बना दिया? ट्यूमर। व्हाट इज ट्यूमर? ट्यूमर का मतलब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। तो 4th टाइप के प्लाज्मिड का नाम है टीआई प्लाज्मिड। इसका पूरा फुल फॉर्म है टीआई। टी का मतलब ट्यूमर, आई का मतलब बनाना, इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो व्हाट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड? ऐसा क्यों कर रहे हैं समझो। देखो, दिस इज टीआई प्लाज्मिड। बैक्टीरिया से निकल के किस में चला गया? प्लांट सेल में, प्लांट्स में चला गया। वहां जाकर रूट में सेल्स को डिवाइड करा रहा है और उनके सेल से कुछ ऐसी चीज बनवा रहा है जो बैक्टीरिया को चाहिए। इस बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम। क्लास 12th में आप पढ़ोगे। एग्रोबैक्टीरियम नाम है, एग्रोबैक्टीरियम नाम है। ट्यूमीफेशियन, पूरा नाम क्या है? ट्यूमीफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। साइंटिफिक नाम में ये जीनस होता है और ये स्पीशीज होता है। सही है? हां सर। तो आपने क्या बताया? 4 प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? स्पेशल फीचर। 4 प्लाज्मिड में कौन कौन सा बताया? सबसे पहले आर, क्या देगा? एंटीबायोटिक से बचाएगा। कोल प्लाज्मिड, एक प्रोटीन बनाएगा जो दूसरे बैक्टीरिया को मार सकती है। नहीं पढ़ना हमने डिटेल में। तीसरा एफ प्लाज्मिड, जो एक बैक्टीरिया से दूसरे में मूव करता है। किसके थ्रू जाता है? ट्यूब के थ्रू। ट्यूब किससे बनती है? पिलाई से, इसलिए पिलाई का रोल छोड़ा था। 4th टाइप का प्लाज्मिड टीआई प्लाज्मिड। टी का मतलब ट्यूमर। ट्यूमर क्या होता है? अनकंट्रोल सेल डिवीजन। भाई सेल जल्दी जल्दी डिवाइड कर रहे हैं। किसमें ट्यूमर कर रहा है? प्लांट्स में। क्यों करा रहा है ट्यूमर?
उस ट्यूमर बनाने के बाद उससे कुछ चीजें लेगा, तो इसे कहेंगे ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। कोई डाउट है? बता दो। नहीं सर। तो हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियम। हमारे पास ये ट्यूमर बन गया और यहां पर अनकंट्रोल सेल डिवीजन लिख दी हमने। तो टीआई प्लाज्मिड आपको समझा दिया मैंने। कोई डाउट है? बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। कोई डाउट मिल रहा है? सोचो। नहीं, ठीक है, प्लाज्मिड हमने बता दिया। अच्छा, एक और एग्जांपल बताता हूं। आप सबने ये पता है बेटा कि बहुत सारी कंट्रीज में, इवन हमारी कंट्री में काफी सारा जो वो होता है व्यापार मतलब ट्रेड, वो पानी के शिप से होता है। ये सही है? पानी के शिप की एक प्रॉब्लम होती है कि जो वो पानी के शिप ओशियन में से जाते हैं तो वो फैला देते हैं ऑयल। ऑयल समझ में आता है? पानी में ऑयल फैला देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक इंडियन साइंटिस्ट ने खास तरह का प्लाज्मिड बनाया, ठीक है, और बैक्टीरिया में डाला। वो प्लाज्मिड ऑयल जो फैला हुआ है उसे डिग्रेड कर सकता है। उससे फायदा क्या होगा? अगर ऑयल खत्म हो जाएगा तो एक्वेटिक लाइफ बचेगी ना। तो लास्ट टाइप जो है वो है फिफ्थ टाइप का प्लाज्मिड, जिसे हम नाम दे रहे हैं डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। सर इतना सारा याद कैसे होगा? लिख के याद होगा बेटा, लिखना शुरू कर दे, याद हो जाएगा। देख इधर, ये बैक्टीरिया है, इसका नाम है सूडोमोनास। देख लो कितना खतरनाक नाम है, सूडोमोनास प्यूटिडा। ये किसका नाम है? बैक्टीरिया है। दिस इज बैक्टीरिया, ठीक है। ये इसका जीनोमिक डीएनए है प्लाज्मिड, सॉरी वो न्यूक्लियोइड, ये प्लाज्मिड है। ये डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड है। ये क्या करेगा? यही तोड़ेगा ऑयल स्पिल्स को, ऑयल स्पिल्स को ब्रेक करेगा। इससे क्या फायदा होगा बेटा? पोल्यूशन डिक्रीज करता है। तो एक साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट, उनका नाम है एएम चक्रवर्ती। पोल्यूशन डिक्रीज होगा, समझो ध्यान से। उन्होंने बनाया था ये प्लाज्मिड, आर्टिफिशियली बना सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। तो 5 टाइप के प्लाज्मिड आपको बताए, आर, कोल, एग्रोबैक्टीरियम वाला, एफ प्लाज्मिड और ये वाला। इनमें से कौन से 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एक ये टीआई प्लाज्मिड और दूसरा आर प्लाज्मिड, जो क्लास 12th में नाम पढ़ोगे और डिटेल पढ़ोगे आप। सर आप यहां क्यों बता रहे हो? नाम तो बता दूं कम से कम, ठीक है। बस तेरे दिमाग में ये रह सकता है प्लाज्मिड क्या है? पहला, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर डीएनए, मेन जीनोमिक डीएनए से अलग, एक्स्ट्रा फीचर देगा, नए फीचर। जिंदा रहने के लिए जरूरी है क्या? नहीं, ठीक है। तो अब तक हमने कितनी चीजें पढ़ ली? 10। कितनी बड़ी बची बैक्टीरिया में? 2। उसको और देख लेते हैं। तो एक बार प्लाज्मिड की डिटेल यहां है, देख लेते हैं एक बार। एनसीईआरटी में कहां है? स्टार्टिंग में। देखो ये रहा, देखो यहां लिखा हुआ, देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, द जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड। नेकेड समझ में आ रहा है? नॉट एनवलप, कवर नहीं है, अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए किसको कह रहा है? न्यूक्लियोइड को। इन एडिशनल टू जीनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, कुछ बैक्टीरिया में अलग से डीएनए भी होता है, जीनोमिक डीएनए के अलावा अलग से डीएनए भी होता है, ठीक है। दिस स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। इन छोटे डीएनए को हम क्या नाम दे देते हैं? प्लाज्मिड का नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? प्लाज्मिड का नाम दे देते हैं। तो प्लाज्मिड क्या करता है बेटा? प्लाज्मिड डीएनए कन्फर, देख रहे हो अलग से जो डीएनए देख रहे हो, छोटा सर्कुलर डीएनए है, प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड यूनिक फिनोटाइप, यूनिक मतलब कुछ नया कैरेक्टर देता है, जैसे कि रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। देखो एनसीईआरटी में ये बात तो लिखी है, इसने मैंने कहा था आर प्लाज्मिड इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक देता है। क्लियर है यहां तक? यहां तक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनो, अब हमारे पास 2 छोटे टॉपिक हैं आपको बताने एक्स्ट्रा। एक बताना है राइबोसोम, एक बताना है राइबोसोम क्या होता है। बचपन से सुनते आ रहे हो राइबोसोम राइबोसोम। तो राइबोसोम कहां होते हैं, कैसे होते हैं, क्या करते हैं? तो सबसे पहले तो समझो, राइबोसोम्स इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस।
किसमें इन्वॉल्व है? प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, प्रोटीन बनाते हैं, है ना। राइबोसोम क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनवाते हैं। सोचो, प्रोटीन बनवाते हैं, कैसे बनवाएंगे? थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। देखो इधर, देखो, ये देखना है इसे। ये क्या है जो मैंने स्क्रीन पे दिखा रहा हूं? ये डीएनए है, ठीक है। डीएनए में क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है। उस इंफॉर्मेशन को आप जीन का नाम देते हो, ठीक है। इस डीएनए से हमारे पास एक कॉपी बनती है, उसको आप क्या कहते हो? आरएनए। तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस का एक नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? पहले मैं राइबोसोम समझा रहा हूं आपको। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बेटा? प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए। आरएनए बनना किससे? फ्रॉम डीएनए। मतलब यह हुआ बेटा कि डीएनए में मेन इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन की फोटोकॉपी आरएनए होती है, ठीक है। आरएनए क्या है? उस इंफॉर्मेशन की कॉपी होती है। अब इस आरएनए को हम यहां ले आए, ये रहा आरएनए। अब ये सब क्या है? राइबोसोम है। मेरी बात सुनो ध्यान से। ये क्या है? मान लो दिस इज वन पेन, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? पेन के पार्ट। समझ में आ रहा? दो हिस्से मतलब पेन का पार्ट। तो जब ये जुड़ेगा तो कंप्लीट पेन कहलाएगा। हां सर, कंप्लीट पेन तब बोलेंगे जब जुड़ेगा। ऐसे ही ये राइबोसोम की सब यूनिट है। ये क्या है? राइबोसोम की स्मॉल पार्ट है, तो इसे कहते हैं स्मॉल सब यूनिट, और इस वाली को कहते हैं लार्ज सब यूनिट। होता यह है कि ये दोनों यूनिट अलग अलग होती है। मतलब मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि चलो मान लो ये पेन है, तो ये जो सब यूनिट है ये अपना ऐसे अलग अलग होती हैं, ऐसे अलग अलग होती है। जब इनको लिखना होता है, मान लो मुझे लिखना है, तब मैं इसको ऐसे जोड़ूं, अंदर इसमें डाल के ऐसे में लिखने लगूं। इसको कब जोड़ रहा हूं मैं? जब लिखना है। ऐसे ही राइबोसोम की ये दो पार्ट होते हैं, इन्हें सब यूनिट कहते हैं। ये तभी जुड़ते हैं जब इनको प्रोटीन बनाना होता है। तो ये कैसे जुड़ते हैं? मेरे पास ये छोटी वाली सब यूनिट, ध्यान देना बेटा, मेरे पास ये जो छोटी वाली सब यूनिट है ये पहले आकर आरएनए पर लग जाती है, फिर बड़ी वाली सब यूनिट आके लगती है, ध्यान देना, फिर बड़ी वाली सब यूनिट आके लगती है, तब एक पूरा राइबोसोम बन जाता है। तो ये कंप्लीट राइबोसोम है। दिस इज कंप्लीट राइबोसोम। तो कंप्लीट राइबोसोम कब बनता है? कंप्लीट राइबोसोम कब बनता है? जब प्रोटीन बनानी होती है। और प्रोटीन कैसे बनाते हैं? इस आरएनए में जो इंफॉर्मेशन है इसको रीड करता है राइबोसोम। मतलब राइबोसोम क्या कर रहा है? इस इंफॉर्मेशन को रीड करके ये जो हैं, ये जो अमीनो एसिड्स हैं, इनको जोड़ना स्टार्ट कर देता है। इनको क्या करता है बेटा? जोड़ना स्टार्ट करता है। देखो इस तरीके से जोड़ता है ना, ऐसे जोड़ता हुआ, ऑल्दो ये बड़ी सब यूनिट से निकलता है, ऊपर की तरफ बड़ी बनाएंगे, इस तरीके से अमीनो एसिड की चेन बनाने लग जाता है। ऐसे कौन बना रहा है? ये राइबोसोम बना रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं? ये क्या है? ये अमीनो एसिड है, और ये क्या है? ये पेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड चेन। कौन बना रहा है? राइबोसोम बना रहा है। राइबोसोम किसका बना हुआ है? दो सब यूनिट है, छोटी और बड़ी। ये कब जुड़ती हैं? ये मान लो लार्ज है, और ये क्या है? स्मॉल। ये कब जुड़ते हैं? जब प्रोटीन बनानी होती है। मतलब ये आरएनए की इंफॉर्मेशन को पढ़ के हम ये प्रोटीन बनाते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई राइबोसोम का काम क्या है। राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना। प्रोटीन कैसे बनाएगा? इंफॉर्मेशन क्या है, मतलब कौन सा अमीनो एसिड कब जोड़ना है, ये कौन बताएगा? ये आरएनए बताएगा। ठीक है, क्लियर है। और फिर जोड़ना क्या है? अमीनो एसिड जोड़ने। तो कौन सा बॉन्ड बनाना है? पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है। ये कब बनाएंगे? जब ये दोनों सब यूनिट आकर इस पे लग जाएंगी। ठीक है, क्लियर। अब जरा ये देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि एक एमआरएनए पर सिर्फ एक राइबोसोम नहीं लगता, काफी सारे राइबोसोम लग जाते हैं एक साथ। जैसे एक ये लग गया, एक ये लग गया,
और एक ये लग गया, बहुत सारे लग गए। और यहां से इस तरीके से प्रोटीन ये बनी हुई है। मतलब देखो ये थोड़ी बड़ी है, मतलब ये सबसे पहले ये बनी, फिर ये बनी। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारे राइबोसोम एक पे लगे हुए हैं। मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, सुनना ध्यान से, कुछ ऐसा हो रहा है, एक सिंगल आरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम लगकर प्रोटीन बना रहे हैं। तो बहुत सारी प्रोटीन बन जाएंगी सेम तरह की। समझ में आया नहीं आया? जैसे मान लो ये एक पेज है, इस पेज से सब इंफॉर्मेशन लेकर एक कॉपी बना रहे, कुछ बना रहे हैं, तो बहुत सारी सेम तरह की प्रोटीन बनेंगी ना। ठीक है, जब बहुत सारे राइबोसोम एक एमआरएनए पर लगे रहते हैं, एक आरएनए पे लगे रहते हैं, जैसे ये आरएनए है, ऐसा आरएनए जिस पे इंफॉर्मेशन होती है, उस आरएनए को हम क्या नाम दे देते हैं? मैसेंजर आरएनए। क्या नाम दे देते हैं? मैसेंजर आरएनए। तो ये मैसेंजर आरएनए बेटा, एमआरएनए कहते हैं शॉर्ट में। इस एमआरएनए पर अब ये खूब सारे राइबोसोम लगे हुए हैं, इन्हें पॉलीराइबोसोम कहते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि राइबोसोम एक ऑर्गेनल है जिसकी अपनी मेम्ब्रेन नहीं होती, नो मेम्ब्रेन, इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इसकी दो सब यूनिट होती हैं। कौन सी सब यूनिट होती हैं बताओ? एक होती है लार्ज और एक होती है स्मॉल। जब ये दोनों मिलते हैं तभी प्रोटीन बनती है। और ये कंबाइन कब होते हैं? साइटोप्लाज्म में अलग अलग होते हैं। कंबाइन ओनली ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। कब कंबाइन होंगे? प्रोटीन सिंथेसिस के समय। समझना ध्यान से, प्रोटीन सिंथेसिस के समय कंबाइन होंगे। कौन? लार्ज और स्मॉल। ये लार्ज है, ये स्मॉल है। ठीक है, अब क्या होगा बेटा? जब मैनी राइबोसोम गेट अटैच ऑन सिंगल आरएनए, ऑन सिंगल एमआरएनए, इट इज नोन एज, क्या बोलेंगे? पॉलीराइबोसोम। कोई डाउट है? बताओ क्या बोलेंगे? पॉली का मतलब बहुत सारे, या पॉलीजोम्स। तो ये वाली बात पॉइंट क्लियर है कि नहीं आपको सारे? बताओ, ये वाले पॉइंट क्लियर है? हां सर क्लियर है। अब देखो जरा एक चीज समझना, लास्ट जो बताऊंगा आपको। अब आपसे अगर कोई पूछे राइबोसोम कहां है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई देखो ये यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में ये डीएनए है और ये बना आरएनए न्यूक्लियस के अंदर। वो आरएनए न्यूक्लियस के बाहर आ जाता है, फिर इस पर राइबोसोम अटैच होते हैं ऐसे, ये वाला। लेकिन बैक्टीरिया का जो सेल होता है, बैक्टीरिया के सेल में डीएनए कहां होता है? न्यूक्लियोइड है ना, वो साइटोप्लाज्म में होता है। आरएनए भी कहां बनता है? साइटोप्लाज्म में। तो उस आरएनए पर इस तरीके से क्या अटैच हो जाते हैं? ये राइबोसोम पे राइबोसोम अटैच होकर प्रोटीन बनाएंगे। मेरा 2 पॉइंट है यहां पर। पहला, यूकैरियोट में डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है, आरएनए न्यूक्लियस में बनता है, फिर वो बाहर आता है तब प्रोटीन बनती है। तो अगर आपसे कोई कहे कि भाई यूकैरियोट में प्रोटीन कहां बनेगी, आप कहोगे साइटोप्लाज्म में। प्रोटीन सिंथेसिस की लोकेशन क्या है? साइटोप्लाज्म है। कोई डाउट है इस बात में? नहीं सर। पर उसके लिए न्यूक्लियस में बना हुआ आरएनए बाहर आना चाहिए, तब प्रोटीन बनेगी। यहां तक ठीक है। प्रोकैरियोट में आरएनए बनता ही न्यूक्लियस में, तो वहां साइटोप्लाज्म में बनेगी। लेकिन एक डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, ये इसकी जो बड़ी सब यूनिट होती है और छोटी सब यूनिट होती है, इसकी जो बड़ी सब यूनिट है और छोटी सब यूनिट, इसमें कुछ डिफरेंस होता है। जैसे ये मार्कर है, इसका वेट मैं ग्राम में नापता हूं। ऐसे ही जो बड़ी और छोटी सब यूनिट होती है, इनको मेजर करते हैं, इनका साइज मेजर करने के लिए एक यूनिट होती है, उसे एस लिखते हैं। एक यूनिट होती है, उसको लिखते हैं एस। एस का मतलब है स्वैडबर्ग्स कांस्टेंट। क्या मतलब है? स्वैडबर्ग कांस्टेंट नाम है। ये क्या है? एक यूनिट है टू मेजर साइज एंड डेंसिटी।
साइज मेजर करती है ये यूनिट। तो इसकी जो दो सब यूनिट हैं वो 50s और 30s होती हैं। इसकी लार्ज वाली 60 और 40 होती है। मतलब क्या हुआ, मेरा पॉइंट ये है कि ये प्रोकैरियोट का राइबोसोम है, तो इसके दो पार्ट हैं, ये 30 है और ये 50 है। लेकिन जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो 80 नहीं आता, 70 आता है। ये मेजर्ड वैल्यू देखो, ये 30s यूनिट 70s यूनिट, दोनों को जब जोड़ा तो जो कंबाइन होने के बाद मेजर कर साइज किया तो वो मेरे पास 70s आया। तो आपसे ये याद रखना है कि जो बैक्टीरिया का राइबोसोम होता है वो 70s टाइप होता है, जिसकी दो यूनिट होती हैं 50 और 30। एक बच्चा कहेगा सर ऐड करके 80, ऐड नहीं कर रहे, इसको अलग मेजर किया 50s 30s, साथ मेजर किया तो कुछ ओवरलैपिंग रीजन आ गया। जैसे देखो इधर देख बेटा, ये यहां तक है ना, कुछ पार्ट ओवरलैपिंग हो गया तो 70s आ गया, ऐसे ही कुछ मान, ऐसे 60 40, इसका आएगा 80s। तो मैंने क्या क्या पॉइंट्स बताए सुनना। बैक्टीरिया के राइबोसोम में दो सब यूनिट होती है, हां। यूकैरियोट में होती है, हां। यूकैरियोट में राइबोसोम कौन से वाला होता है, 80s। प्रोकैरियोट में कौन से वाला होता है, 70s होता है। ठीक है, वो दोनों सब यूनिट कब जुड़ती हैं, प्रोटीन बनाते वक्त। इसमें कब जुड़ेंगी, प्रोटीन बनाते वक्त। क्लियर है, सही है। और हमेशा याद रखना मेरे कहने से, राइबोसोम को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन चाहिए। मेरे कहने से पेज 201 जो है 200 दे रखा, वो मिनरल न्यूट्रिशन है। 196 में मिनरल्स के रोल दे रखे हैं, 196 या 195 पे पेज में मिनरल्स के रोल दे रखे हैं, वहां पे मैग्नीशियम के रोल में पढ़ना। क्या राइबोसोम की असेंबली लिखा है कि दोनों सब यूनिट किस मिनरल की प्रेजेंस में जुड़ते हैं, मैग्नीशियम। तो आपको क्या याद रखना है, व्हाट इज राइबोसोम। राइबोसोम एक ऑर्गेनल है, क्या करती है, प्रोटीन बनवाती है। कैसे फॉर्म में प्रेजेंट होती है, सब यूनिट की फॉर्म में। ऐसे कब जुड़ती है, प्रोटीन बनाते वक्त जुड़ती है, फिर अलग हो जाती है। तो जब वो जुड़ती है, अलग अलग क्या है, 50 30 जुड़ेगा 70s, ये बैक्टीरिया का राइबोसोम है। ठीक है। और यूकैरियोट्स में क्या होगा, यूकैरियोट्स में क्या होगा बेटा, देखो यूकैरियोट्स में ये क्या है, 40 60 100 नहीं आएगा, 80s, पर दोनों के राइबोसोम होते साइटोप्लाज्म में। क्लियर है, समझ में आया। अब यहां पर आपको इसकी एनसीईआरटी भी पढ़नी है और इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। मैं यहां पर आपको ये क्लियर कर देता हूं। टाइप ऑफ राइबोसोम दो टाइप के मैं लिख रहा हूं, 70s प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया, इसके बारे में और पढ़ेंगे हम। दो सब यूनिट है 50 और 30, ये लार्ज है और ये वाली स्मॉल है। कोई डाउट है तो बताना, डाउट चैट में लिखेंगे आप मेरे को। 80s साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट, एस क्या है, यूनिट है, जैसे ग्राम होता है, मीटर होता है, वैसे। क्लियर है, इसको देखो 60s 40s, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, ये टाइप ऑफ राइबोसोम हो गया। क्लियर है कि नहीं, सही है। इसको इतना पढ़ेंगे। पॉलीराइबोसोम पढ़ेंगे, साइज 15 से 20 नैनोमीटर लिखा है राइबोसोम का, तो इसका मतलब नॉर्मल माइक्रोस्कोप से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से राइबोसोम नहीं दिखते, बहुत छोटे होते हैं। कर पाओगे इसे, ठीक है। मैं इंक्लूजन बॉडी नेक्स्ट क्लास में करूंगा क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। आप एनसीईआरटी पढ़ो, मैं आपके लिए पहले एक बार डोपा सॉल्व कर रहा हूं, जो मैंने डोपा नंबर 5 दिया था आपको। ठीक है, स्ट्रक्चर सिमिलर इन अमीबा एंड बैक्टीरिया। हाँ भाई, अमीबा क्या है, यूकैरियोट है, बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट। तो क्या लिखूंगा, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। पेनिसिलियम एक्ट ऑन सेल वॉल बाई, पेनिसिलियम क्या प्रिवेंट करता है, क्रॉस लिंकिंग बिटवीन पेप्टाइड। ठीक है, ये तो डायरेक्ट हो गया। आगे, स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिलिटी, बैक्टीरिया को चलाने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, फ्लैजिला। सरफेस स्ट्रक्चर, सरफेस पे कौन कौन से होते हैं, तीनों, ऑल आ जाएगा। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, सबकी सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है, फॉस्फोलिपिड की। हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन, हाइड्रोफिलिक कौन देता है, ये फॉस्फेट देता है ना,
फॉस्फोलिपिड में फॉस्फेट हाइड्रोफिलिक देता है, फैटी एसिड देता है हाइड्रोफोबिक। विच ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉन मोटाइल? मैंने आपको बताया था कि साइनोबैक्टीरिया नॉन मोटाइल होते हैं, तो नोस्टोक और ये दोनों साइनोबैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा में भी फ्लैजिला नहीं है, तो ऑल आएगा। विच इज नॉट फीचर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेन रिटेन नहीं करते, ये पोरिन्स पिलाई होते हैं, वो स्टेन लूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। थिकनेस ऑफ सेल एनवलप किस में लिखा है? एनसीईआरटी में, चेक करना। विच इज करेक्ट? ऑल बैक्टीरिया इज मोटाइल, गलत। ऑल नॉन मोटाइल, मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन, गलत। पिलाई इज ट्यूबुलर, ये सही है। ठीक है, ये तो डोपा के क्वेश्चंस थे। अब सुनो ध्यान से, मैंने आपको कुछ डोपा के जो क्वेश्चंस हैं उसके साथ साथ मैं आपको पीवाईक्यूज भी दूंगा। अब आप आराम से कर ले जाओगे। बताओ जरा, ये नहीं कर पाओगे? क्रोमेटोफोर किस काम में आते हैं? 2015 में आया था नीट में, आप करके देखना, आपसे बन रहे होंगे। क्लियर है? तो क्रोमेटोफोर किस काम आते हैं बेटा? क्रोमेटोफोर आते हैं फोटोसिंथेसिस के काम। क्लियर है? सही है। तो मैं आपको इसमें वो भी छोड़ूंगा, आपको पीवाईक्यूज छोड़ूंगा और डोपा के कुछ क्वेश्चंस, तो लगभग 15 के क्वेश्चन के आसपास हो सकते हैं आपके पास हो। सॉल्व करेंगे डाउट चैट में। सही है बेटा? ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं। एनसीईआरटी रीड करेंगे, सिर्फ क्या छोड़ेंगे? इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे। अपने डाउट्स चैट में। लेक्चर में कोई पार्ट कम समझ में आता है 2 बार देखो। ठीक है, जब तक देखोगे नहीं, एनसीईआरटी रीड नहीं करोगे, आपको आएगा नहीं। मैं मानता हूं प्लाज्मिड थोड़ा टफ पड़ेगा, पर 2 बार देखना है। अगर दिक्कत हो रही है 2 बार देखो, नोट्स लिखो प्रॉपरली। ठीक है बेटा? चलो ठीक है, बाय।